नोट चलेगा नहीं चलेगा? कहां से चलेगा ये? ना, ये नहीं, मिनिमाइज कर देना। अच्छा, नहीं 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 नहीं, इसमें मोड पर आएगा, मोड पर टीचर मोड। हाँ ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में मैंने 3 लेक्चर करा दिए थे, यहां पर याद आ गया होगा, ठीक है, जिसमें आज मुझे पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी कराना था। ऑनलाइन मैंने खत्म करा दिया, बट मुझे कुछ बच्चों ने शायद बोला होगा सिस्टम को कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं है, कोई बच्चे ने बोला होगा, ठीक है, तो इस वजह से सर हम ऑनलाइन नहीं किए। तो मैं स्लाइड तो लेकर के आया हूं यहां से जहां से मैंने खत्म किया था, इसीलिए मैं लेक्चर पूछ रहा हूं बच्चों से कि बेटा कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, पहले हाथ उठाओ। किस बैच में? अच्छा, इसी में। नहीं तो ठीक है। तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? चेहरा कुछ और बता रहा है, हैं? ठीक है, कर दिया कर दिया। हाँ हाँ हाँ। हैं? नहीं अभी नहीं कर दिया, कर दो। हाँ अभी एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बता दो कहां से करना है। ठीक है, अब एकदम पहले साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, एक सिंगल पर्सन की आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे। यार देखो, मेरी एक थोड़ी सी ये है कि क्लास में मैं क्या कोई भी टीचर एंटर करे साइलेंट हो जाया करो, वो अपनी बात कह पाए और समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। क्लियर बिल्कुल? अब मैं 2-3 बातें बस आपसे कह रहा हूं। अभी मैं इस चैप्टर को टोटली रिवाइज करा रहा हूं आज के लेक्चर में, टोटली स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अगर किसी का कोई पार्ट छूट रहा है, कोई मिसकंसेप्ट रह गया, उसको क्लियर कर लो। पहली बात, रिवीजन करा रहा हूं आज, टोटल रिवीजन पर कंप्लीट चैप्टर मैं एंड कर देता हूं उसके अंदर। क्लियर है बिल्कुल? दूसरा, दूसरा कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लियर है बिल्कुल? चलो ठीक है, तो यही करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, स्लाइड नहीं है उसकी, स्लाइड में 4th लेक्चर से लगाई है स्लाइड, पुरानी वाली है किसी के पास? मतलब तुमने नोट्स बना रखे हैं सारे के सारे? जिन्होंने नहीं बनाए, एक चैप्टर के स्टार्टिंग के नोट्स की किसी बच्चे से हेल्प ले लेना, वो तुम्हें कर देगा। ठीक है, नए बच्चे अगर कोई हो तो प्लीज ओल्ड वाले बच्चों से कह रहा हूं हेल्प कर देना। क्लियर है बिल्कुल? या सारे के सारे आ जाओ, एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, पानी आनी सब रख लो, एक साथ रख लो, बस आपको ही नहीं लेगा, बैठो। अब एक सिंगल बच्चे की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आएगी तो प्लीज बाहर निकल जाना, आराम से बात करके अपना पूरा मन जो बहलाना है बहला के फिर आ जाना। ठीक है, अब वापस आ जाओ। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज ब्रीदिंग। भाई ब्रीथिंग है क्या? तो मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना, लंग्स की एयर का बाहर निकलना, ठीक है, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। फिर मैंने बोला था ब्रीथिंग, भाई एयर क्यों अंदर जाती है? क्योंकि एयर हमेशा आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। क्लियर बिल्कुल? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, कोई डाउट? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप चेंज कर सकते हो क्या? भाई वातावरण के दाब को आप चेंज कर सकते हो? हाँ, लंग्स के अंदर जो कैविटी है इसके दाब को आप चेंज कर सकते हो। क्लियर बिल्कुल? अब वो कैसे चेंज होगा? सिंपल सी बात है, अब वॉल्यूम को बढ़ाओगे, अंदर वैक्यूम बन जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर, वॉल्यूम को कम करोगे, अंदर की एयर। सिंपल सी बात है, ठीक है, एयर का आना और जाना किस पर निर्भर करता है? वॉल्यूम पर। समझ रहे हो? और प्रेशर भी किस पर निर्भर कर रहा है? वॉल्यूम पर। जब आप प्रेशर कम कर दोगे बाहर की एयर अंदर, प्रेशर बढ़ा दोगे अंदर की एयर बाहर। क्लियर बिल्कुल? इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं या वेंटिलेशन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था रेस्पिरेशन का ये एक पार्ट है, समझ रहे? ब्रीथिंग को भी रेस्पिरेशन बोल सकते हो, ठीक है, ये रेस्पिरेशन का एक भाग है, एक पार्ट है। क्लियर है बिल्कुल? फिर मैंने बताया था आगे जाके सेकंड स्टेप मैंने बताया था बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है? यहां लंग्स या एल्वोलाई और उसके चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स का नेटवर्क, ठीक है, उसके बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो। क्लियर है? क्योंकि वातावरण के लेवल पर कह सकते हो, लंग्स के लेवल पर क्या हो रहा है? यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर बिल्कुल? जिनको आता है वो ध्यान से समझना, पर ध्यान सबके इधर होने चाहिए।
एकदम इधर, आंखें भी इधर होनी चाहिए, पूरा इधर फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एयर को लंग्स में लिया, लंग्स में एलुलाई के लेवल पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर है। इसको भाई बाहरी या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, नियर द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में कंटिन्यू क्या होना है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन कहां जा रही है, नियर द टिश्यू, टिश्यू के लेवल पर फिर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि टिश्यू में कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां क्या होगा, कम होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां प्रोड्यूस हो रही है। तो कंटिन्यू ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यू के अंदर, CO2 कहां जाएगी, वापस बाहर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, यानी इंटरनल लेवल पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट। और फिर इसके बाद होगा अगेन यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं, इसको बोलोगे सेलुलर रेस्पिरेशन, क्लियर बिल्कुल। सेल के अंदर ग्लूकोज का इनडायरेक्ट क्या करोगे आप, ब्रेक डाउन, और क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 और एनर्जी, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन या क्या बोलोगे उसको, ठीक है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन बोलो उसको, ठीक है, या केमिकल रेस्पिरेशन बोल सकते हो, केमिकल प्रोसेस। तो इसके अंदर मैंने बताया था फिजिकल प्रोसेस में 4 स्टेप आते हैं। पहला क्या आता है, ब्रीथिंग, दूसरा क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चौथा क्या होता है, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंटरनल लेवल पर। ये फिजिकल भौतिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने बताया था बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटा मतलब टूटना, एना मतलब जुड़ना, क्लियर। कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 एनर्जी, क्लियर बिल्कुल। ये प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोट, जहां सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है, प्लांट, एनिमल, सब के अंदर सिमिलर होती है। जो भी अंतर देखने को मिलेगा, किसका देखने को मिलेगा, फिजिकल प्रोसेस। जैसे अब मैं कॉकरोच की बात करता हूं, वह ट्रैकिया के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, एक्सचेंज गैसेस हो रहा है, जिनके पास गिल्स है वो गिल्स के थ्रू हो रहा है। तो जो भी अंतर देखने को मिलेगा केमिकल प्रोसेस में कोई नहीं मिलेगा, फिजिकल प्रोसेस में मिलेगा, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। फिर मैंने बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ, भाई अमाइनो एसिड का भी हो सकता है, सिंपल शुगर का भी हो सकता है, लिपिड का भी हो सकता है, क्लियर बिल्कुल। टूटेगा तो CO2 बनेगी और ठीक है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूटिलाइज करता है। कोई डाउट, ठीक है। उधर मत देखो यार, इधर ही देखो, छोटी सी क्लास है, उसमें तुम बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है। मतलब आई कांटेक्ट का एक लेवल अलग होता है, पता है ना, एनर्जी का लेवल अलग होता है, ठीक है। जब चीजें फिजिकल सामने हैं तो ठीक है आई कांटेक्ट करो, नहीं है तो भाई ठीक है तो यूज करो इसका, लिखने में यूज किया करो बोर्ड का, ठीक है। समझने में पूरा ध्यान फोकस इधर लगाया करो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना, ओके। चलो कल मैं कुछ आपको एडिशनल 10 मिनट ब्रेक नहीं दूंगा मैं, ठीक है, 10 मिनट मैं कुछ एडिशनल चीज दूंगा पढ़ाई से हटके, जो आपके अभी काम आने वाली है, ठीक है, घर पे, ठीक है, 10 मिनट। तो कल अपना टाइम थोड़ा ब्रेक ब्रेक का अपना यूटिलाइज कर लेना जैसे करना है, ठीक है। एक बात क्लियर है यहां पर, चलो ठीक है। फाइनली हमने समझ में आ गया था कि यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, समझना मेरी बात, अगर ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस कमरे में ऑक्सीजन है और आग लगाओगे आग ही आग लगेगी, ऑक्सीजन नहीं है धुआं ही धुआं निकलेगा, भी आग लग सकती है क्या, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत कम एनर्जी बनती है, ओनली 2 ATP, क्लियर बिल्कुल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 38 ATP, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, क्लियर है बिल्कुल, डिटेल्ड में, क्लियर है। चलो फिर फाइनली मैंने आपको कुछ एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए थे, अब तुम सुनते जाना। सबसे पहले मैंने बात की जब इवोल्यूशन हुआ तो ऐसे एनिमल आए जो एक्वेटिक थे, पानी में रहते थे, ठीक है। जब पानी में रहते थे तो सिंपल सी बात है, उनको जनरल बॉडी डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस से ही क्या करना था, गैसेस का डिफ्यूजन करना था, क्लियर है। सिंपल एनिमल थे, बॉडी सरफेस से गैसेस का डिफ्यूजन कर लेते थे, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, आप समझ रहे हो। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक एनसीईआरटी ने दे रखा है। एनसीईआरटी चैप्टेक्रमी यानी फ्लैट वॉर्म की बात कर रही है, इसको प्लेटीहेल्मिन्थीज बोलते हैं। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को डिकोड कराना है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज तक एनसीईआरटी बोलती है, नो डाउट, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में इसलिए बोलती है क्योंकि प्लेन एरिया आपके सिलेबस में है। प्लेन एरिया जब तुम लोअर एनिमल पढ़ोगे तो प्लेन एरिया दे रखा है जो फ्री लिविंग है, एंडोपैरासाइट नहीं है।
नॉर्मली प्लेटिहेल्मिन्थीज फ्लैट वॉर्म एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी। क्लियर? हिंदी मीडियम के बच्चे कितने हैं इसके अंदर? अरे मैं फालतू में हिंदी हिंदी बोल रहा हूँ, एक ही बच्चा है बस। तो टर्म समझते हो ना, फ्लैट वॉर्म, चेप्टिक्रमी। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म की बात चल रही है, तो फ्लैट वॉर्म में तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। फ्लैट वॉर्म में प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग होता है मतलब वो जनरल बॉडी सरफेस को यूटिलाइज करता है, जबकि मैक्सिमम फ्लैट वॉर्म एंडोपैरासाइट होते हैं, और जो भी एंडोपैरासाइट होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अगर मैं एसटी एल्मंथीज की बात करता हूं तो बहुत रेयरली होते हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसका जिक्र ही नहीं किया। आप समझ रहे हो? एनसीईआरटी ने सिर्फ प्लेटी तक की बात की है, और प्लेटी तक ही आप दिमाग में रखना है कि ये जनरल बॉडी सरफेस यूज करते हैं। कोई डाउट? फ्लैट वॉर्म तक। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैंने आपको लिखा है मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल, भाई स्किन के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, कोई एनिमल उसको यूटिलाइज करते हैं, इसको क्यूटिनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हो। अगर डायरेक्ट स्किन यूज कर रहे हो तो अभी क्यूटिनियस, अगर मॉइस्ट लगा हुआ है, बस मॉइस्ट ध्यान रखना, स्किन विद मॉइस्चर। अब मॉइस्चर रिटेन करने के लिए कहीं क्यूटिकल होती है, कहीं नहीं होती है। जैसे फ्रॉक के केस में, ठीक है, वो थोड़ा म्यूकस वाली लेयर होगी, चिपचिपी, फ्रॉक के केस में, उसके लिए भी क्यूटिनियस टर्म यूज करते हैं, पर एनसीईआरटी ने सिर्फ उसी के लिए क्यूटिनियस टर्म यूज किया है। याद आया? हाँ, पर जब भी स्किन की बात आएगी, चाहे वो क्यूटिकल हो या मॉइस्ट स्किन हो, इसके लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टर्म यूज करते हैं। क्लियर बिल्कुल? तुम कहां थे भाई? तुम तीनों ही ऐसे ब्रेकफास्ट होता है इतनी लंबा? अब आगे से ध्यान रखना, आज तो मैं एंटर करने दे रहा हूं, मैं एंटर कर गया, चालू कर दिया, फिर एंटर नहीं। ठीक है? हाँ, तो अभी शुरू के कुछ दिन होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं बच्चों को, पर आगे टाइटनेस हो जाएगी। मैं पहले कह दे रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल हम गुरुकुल की तरह बनाना चाह रहे हैं। जैसे गुरुकुल होता है, आपको एकदम डेडिकेशन से सब चीजें फॉलो करने पड़ेंगी। ठीक है, पूरा ध्यान रखेंगे आपका जितना हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट, डाउट के लिए, किसी भी चीज के लिए, पर आपको अपनी तरफ से डेडिकेशन मेंटेन रखना है। ठीक है? ठीक है, इसलिए डाउट पर मैं भी मिलूंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है बस खाना खाने थोड़ा बहुत जाऊंगा, फिर मैं यहीं बैठूंगा शाम तक। ठीक है, सुबह से शाम तक कंटिन्यू यही रहूंगा। आपको जो डिस्कस करना है, जो का मतलब है टाइम बर्बाद नहीं करेगा, कोई फालतू बात करने नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? कोई फालतू बात नहीं, जो भी कुछ मुझे एडिशनल चीज देनी होगी मैं यही क्लास में दूंगा। ठीक है, आपको टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आप वो डिस्कस करोगे, नहीं तो अपना टोटल जितना भी टाइम बच रहा है, मतलब उसको टाइम को यूटिलाइज करोगे। मैं किसी भी टीचर से आपको फालतू डिस्कस करते ना देखूं, क्या फालतू में, समझ रहे हो ना? जैसे अभी ये मस्ती करके आ रहे हैं, ऐसे ना करते देखूं। ठीक है, समझ में आ गया ना? टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे जितना हो सकता है। मैं इतना कह रहा हूं, जब भी तुम बैठोगे भी तो कोशिश करो डिस्कशन करो टॉपिक का, आज क्या चला था, जितना यूटिलाइज कर सकते हो, एक एक मिनट को यूटिलाइज करना। समझ रहे हो? ये एकदम नहीं होगा, एक महीना लगेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर के आ जाना। ठीक है, वापस आ जाओ। तो सीधी सी बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर हमने बात की थी भाई मोस्ट क्यूटिकल में, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है, अर्थवॉर्म, क्योंकि क्यूटिनियस क्यूटिकल की लेयर होती है। क्योंकि वो क्यों होती है? क्योंकि उसको सॉइल के अंदर रहना होता है। समझ रहे हो? उस सॉइल से उसकी बॉडी की सरफेस डैमेज ना हो जाए, तो प्रोटेक्शन के लिए उसने क्यूटिकल बना ली। आप समझ रहे हो? उसके फायदे भी हैं, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और क्यूटिनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। कोई डाउट? उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे, फिर कौन सा दिया था हमने? हाँ, अब हमने बात की थी, सुनो मेरी बात, मैंने कॉकरोच की बात की थी। इसके बाद कॉकरोच के अंदर बात करते हैं भाई, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल था रेस्पिरेशन के लिए। लंग्स नहीं होते कॉकरोच के पास, टिब्यूल का एक नेटवर्क होता है, नलिकाओं का एक जाल होता है, उससे ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है। इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। कहीं ट्रैकिया यूज हो रहे हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जहां क्यूटिकल या स्किन यूज हो रही है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर बिल्कुल? उसके बाद हमने गिल्स की बात की थी। अगर किसी भी एनिमल के आगे एक्वेटिक लगा हुआ है, एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब कहीं ना कहीं पानी के अंदर है, और पानी के अंदर होगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, गिल्स, और कोई स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। हर चीज को कंसेप्चुअल लेना, क्योंकि जब प्रेशर आता है एग्जाम हॉल के अंदर तो कंसेप्ट ही याद आएंगे, रटने वाली कोई चीज याद नहीं आएगी। ये डन है, ये फील अगर बच्चों ने किया हो इस साल, ठीक है, तो आपने एग्जाम देते समय तो कंसेप्ट याद आते हैं और रटने वाली चीज याद नहीं आती, वो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। तो हर चीज को कंसेप्चुअल जोड़ना, छोटी छोटी बातों को भी कंसेप्चुअल जोड़ना। अगर एक्वेटिक है तो गिल्स ही यूज होंगे, और कोई स्ट्रक्चर काम ही नहीं आएगा वहां पर। एक्वेटिक ऑर्थोपोड हो, एक्वेटिक मोलस्कस हो, एक्वेटिक कुछ भी हो, एक्वेटिक समझ रहे, कुछ भी हो, ठीक है, एक्वेटिक है तो क्या होगा? गिल्स। क्लियर बिल्कुल? तो एक्वेटिक एनिमल की बात आएगी तो गिल्स की बात आएगी। क्लियर बिल्कुल? चाहे वो फिश हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, अर्थोपोडा हो, मोलस्का हो, एक्वेटिक है तो गिल्स। अब गिल्स जब यूज होंगे तो क्या यूज करेंगे? हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा था,
तो वो देखो मॉलस्कस की पढ़ोगे ना तो वैसे उसमें गिल्स ही दे रखा है एनसीईआरटी के केस में, ठीक है। वैसे उसमें एयर सैक होते हैं कुछ टाइप के, ठीक है, कुछ मॉलस्कस के अंदर, वो आप पढ़ोगे आगे जाकर, मतलब यहां तो नहीं है, वो बीएससी में आके आपको आता है, ठीक है। यहां तो एनसीईआरटी ने एक्वेटिक टर्म लगा रखा है, और एक्वेटिक का मतलब है आपको ध्यान रखना है गिल्स, क्योंकि हम मॉलस्कस में लिखाते भी हैं फेदर लाइक गिल्स, जो एक्सक्रीशन हाँ नहीं रहेगा इसमें, मेडिकल में नहीं होगा, आया हुआ है मेडिकल में, टेरिस्ट्रियल आ गया, ठीक है, टेरिस्ट्रियल आ गया तो आप उसमें एयर सैक लगाओगे, ऑप्शन में होगा, तो उसमें गिल्स नहीं, लंग्स नहीं होते, वो एक एयर सैक अलग होते हैं, वो बता रहा हूं, वेस्कुलर टर्म आएगा उसके लिए, मैं वो टर्मिनोलॉजी पर आ रहा हूं, एक बार स्टेप स्टेज चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अभी गिल्स की, गिल्स के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, ब्रेनकियल, क्या टर्म यूज करेंगे, ब्रेनकियल रेस्पिरेशन, मैंने लिखा दिया सारे पॉइंट, कोई डाउट यहां पर? अच्छा, और क्या टर्म यूज करेंगे गिल्स के लिए, स्पेशल स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आ गया तो किसकी बात कर रहे हैं, और बैग आ गया तो, बैग आ गया तो, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, बैग आ गया तो हम लंग्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है बिल्कुल। चलो, तो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर मतलब गिल्स, और स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग तो लंग्स की बात कर रहे हैं, कोई डाउट, ठीक है। और लंग्स के लिए हम पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, यहां तक कोई डाउट? चलो, इसके बाद हमने फाइनली आ गए थे भाई, फ्रॉग की बात की थी हमने, फ्रॉग में रेस्पिरेशन कई तरीके से होता है, बुक्कोफेरेंजियल भी होता है, यानी बक्कल कैविटी से भी कर लेता है वो, माउथ खोल के ऊपर कर लेता है तो एयर डिफ्यूज होकर इसके ब्लड में चली जाती है, क्यूटेनियस भी कर लेता है, ठीक है, वो मैं अभी जब फ्रॉग पढ़ाऊंगा डिटेल में बता दूंगा कब क्यूटेनियस करता है, कब बुक्कोफेरेंजियल करता है, और कब वो लंग्स को यूज करता है, वहां पर आ जाएगा, ठीक है। जब टेरिस्ट्रियल कंडीशन में होगा तो लंग्स को यूज करेगा, पर अवॉइड करता है, जब डूबा हुआ है, ठीक है, या मिट्टी के अंदर है, तो उस समय वो स्किन को यूज करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, पानी में रहेगा तब भी स्किन को ही यूज करेगा, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल वो जब पानी में आधा है, माउथ ऊपर निकाले हुए, ठीक है, उसको मन कर रहा है मैं आज वक्कल कैविटी से करूंगा, तो वक्कल कैविटी से कर लेता है, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट बेटा नहीं है ना? चलो, फिर हमने आगे स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया था, अपर वाला और लोअर वाला। अपर वाले की बात करते हैं तो अपर वाले में मैंने बताया था भाई दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, एक तो कंडक्टिंग जोन, एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो जोन होती है बेटा जो सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट करती है, एयर को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है, और कोई रोल नहीं है उसका। जब एयर के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहां से एयर डिफ्यूज नहीं हो रही, तभी तो ट्रांसपोर्ट कर रही है, पीछे समझ रहे हो ना बेटा, तभी तो ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्पेशल टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है जो एयर को डिफ्यूज होने से रोक रहे हैं। पर रेस्पिरेटरी जोन वो जोन होती है जहां से एयर का कंटिन्यू क्या चल रहा है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन चल रहा है, मतलब वहां इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है जहां से एयर आसानी से डिफ्यूज हो सकती है। तो दो जोन बता दी थी, सबसे पहले मैंने अपर वाला पार्ट बताया था, अपर वाले पार्ट में मैंने बताया भी था आपको कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर कहां जा रहा है, नेजल चैम्बर, चैम्बर कहां खोल रहा है, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, क्लियर बिल्कुल। वहां से दो ट्रैक होते हैं नीचे, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक फूड पाइप, ईसोफेगस। तो एयर ईसोफेगस में नहीं जाएगी, एयर कहां जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है कहां जाएगी, लंग्स के अंदर, क्लियर बिल्कुल। किसके थ्रू जाएगी, ट्रैकिया। तो मैंने ट्रैकिया से ऊपर पर सबसे पहले क्या होता था, यहाँ पर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, लगभग 9 कार्टिलेज होते हैं। अब एनसीईआरटी ने कार्टिलेज टर्म यूज किए, 9 टर्म यूज नहीं किया, पर ओल्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्टिलेज पूछे थे तो मैंने 9 लिखा दिया इसके अंदर, क्लियर बिल्कुल। उसके बाद हम ट्रैकिया स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो लैरिंग से स्टार्ट होती है और आगे जाकर के 5वें नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रा पीछे उसके सामने से बाइफरकेट होती है, क्लियर बिल्कुल। तो T5 रीजन लिखाया था मैंने आपको, T5 से बाइफरकेट होती है किसके अंदर, ब्रोनकाई के अंदर। अब ब्रोनकाई कितने थे, 3, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई। फिर ब्रोनक्यूल कितने थे, 3, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये आपको याद रखना है, 3 ब्रोनकाई है और 3 ही ब्रोनक्यूल है, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी। इस पूरे ट्रैक के अंदर अगर बात करूं तो मैं शी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं जो आगे से तो कंप्लीट होते हैं पर पीछे से इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि पीछे ईसोफेगस लगी होती है, क्लियर बिल्कुल, समझ पा रहे हो ना बेटा। आगे से कंप्लीट होंगे पर पीछे से इनकम्प्लीट होंगे क्योंकि पीछे क्या होगी, ईसोफेगस। दो नलियां आपस में जब चिपकी हुई होती हैं तो कोई भी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर तो बनेगा ऐसे ऐसे यहां तक,
नहीं समझ में आया? ये अलग होगी तो आप इसको कंप्लीटली रिंग बना सकते हो इसके अराउंड। अगर दोनों अटैच है तो आप कंप्लीट रिंग नहीं बना पाओगे, इनकम्प्लीट रिंग बनेगी इसके अराउंड। कोई डाउट? चलो एक बात तो क्लियर है। तो यहां तक इनकम्प्लीट रिंग बनेगी, क्लियर है बिल्कुल। जो वेंट्रल साइड से कंप्लीट होगी, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होगी। ट्रैकिया में होती है और कहां होती है? इनिशियल ब्रोंकियोल, सॉरी, और कहां तक होगी भाई? ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों ब्रोंकाई में होगी। इनिशियल ब्रोंकियोल में होगी, क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल में होगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई, इन तीनों स्ट्रक्चर में नहीं होगी। इसमें कोई डाउट? क्लियर है ना बिल्कुल? चलो एक बात क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आगे हम बात करते हैं तो मैंने बताया था बेटा, ठीक है, लंग्स की बात की थी। तो लंग्स को दो में डिवाइड किया, एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ राइट है। राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। राइट वाले में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। 3 लोब बने तो 2 सेप्टम होंगे, सेप्टम को फिशर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉमन फिशर, दोनों के अंदर कॉमन ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछा, ऑब्लिक मतलब तिरछा, तिरछा फिशर दोनों लंग्स के अंदर होता है। पर ट्रांसवर्स फिशर ओनली और ओनली लेफ्ट में। पर हार्ट हमारा बीच में होता है और लेफ्ट साइड टिल्ट होता है। टिल्ट होने की वजह से लेफ्ट लंग्स में क्या होती है? कार्डियक नॉच। इट इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में ये स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई डाउट? जब आपसे स्पेसिफिक पूछेगा तो आप बोलोगे कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। आपसे पूछ, आप ध्यान रखना, राइट लंग्स के अंदर ट्रांसवर्स फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स में नहीं होगा। कोई डाउट? ध्यान रखना बेटा, है ना। और कॉमन स्ट्रक्चर पूछेगा तो लोब्स दोनों के अंदर मिलते हैं, लोब्स दोनों के अंदर मिलते हैं, समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है, लोब्स दोनों के अंदर मिलते हैं, पर ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक हैं। और ऑब्लिक फिशर दोनों के अंदर मिलते हैं। क्लियर है? लंग्स हमारे 2 लेयर से कवर्ड होते हैं, इसको प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरा। जो लंग से दूर है पैराइटल, जो लंग से जुड़ी हुई है विसरल। ऐसी हार्ट की लेयर की बात करते हैं, जो दूर है पैराइटल, जुड़ी हुई है विसरल। विसरा मतलब होता है बॉडी की ऑर्गन कह सकते हो, ठीक है, ऑर्गन से जुड़ी हुई है विसरल, ऐसे याद रखो, ठीक है, कोई भूलोगे नहीं, कंसेप्ट थोड़ा याद रखना तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पैराइटल और विसरल लेयर यहां पर भी होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो कट एंड ऑफ रिब्स भी दिखा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं था। फिर मैं आगे बढ़ गया था, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में पूरी लिखा दी थी। फिर मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू। कंडक्टिंग जोन में कोल्यूमनार, कोल्यूमनार का मतलब है कॉलम शेप, कोल्यूमनार का मतलब है कॉलम शेप, ठीक है। तो भाई इतने कॉलम शेप अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो डिफ्यूजन पॉसिबल है क्या? और बिल्कुल फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू, चपटे टाइल जैसे, तो वहां से डिफ्यूजन। तो कंडक्टिंग जोन के अंदर सीधी सी बात है, कैसे टिश्यू होते हैं? कोल्यूमनार, ठीक है, कैसे? कोल्यूमनार। और सिलिएटेड होते हैं, सिलिया इनके ऊपर लगे होते हैं, और सिलिया कंटिन्यू मूव करते रहते हैं यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ, यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे कि जब भी आप ब्रीथिंग करते हो, ब्रीथिंग में कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो नीचे लंग्स के लोअर पार्ट में एक्यूमुलेट ना हो जाए, डिपोजिट ना हो जाए, तो कंटिन्यू क्या करेंगे? सीलिया उसको ऊपर की साइड लेकर के आएंगे। किसकी हेल्प से? म्यूकस। क्योंकि जहां पर भी कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होंगे वहां पर म्यूकस रिलीज करने वाले ग्लैंड्स होते ही हैं, गोबलेट सेल, ठीक है। गोबलेट सेल ओनली कोल्यूमनार में मिलते हैं, क्यूबॉइडल में गोबलेट सेल नहीं मिलते, फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस में गोबलेट सेल नहीं मिलते। आप समझ रहे हो? इतना नाश्ता करके आ गया भाई, तेरे पड़ोसी वाला सो रहा है वो। वैसे देखो मेरा क्या है, मैं सोचता हूं कि तुम्हारी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज करवाऊं, ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं जैसे, मैं तुम्हारे जब उम्र का था तो मैं क्लास में पढ़ने गया, ठीक है, उस क्लास में क्या हो रहा था, मतलब सर टीचर बोल रहा था, बच्चे चीख रहे थे, ठीक, मैं सर में दर्द हो गया, मैं बाहर भाग गया, ठीक है, मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। फिर मेरे समझ में आया कि अगर मैं बच्चों से चिखवाता हूं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है, मतलब वो कंसेप्चुअल चीजें नहीं आती। आप ऑनलाइन में क्या है, बच्चा शांति से बैठता है अपने अकेले में। ऑफलाइन के अंदर 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। अब वो दो तरीके टीचर होते हैं, वो 2 तरीके से देखते हैं। बच्चा अगर ऐसे सो रहा है तो उससे फिर बुलवाएंगे जिससे वो एक्टिव रहे, पर वो कंसेप्चुअल नहीं आएगा, फिर रटंत विद्या वाला हो जाएगा। अब तुम कहो तो मैं वैसे करवाऊं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। तो मेरा देखो, मैं बहुत एनर्जी पे बहुत बहुत ध्यान रखता हूं, एनर्जी का, एनर्जी डायरेक्शन में लगनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दिखवाऊंगा एक्चुअल में एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ऑफलाइन का ये मजा है कि मैं चीजें अरेंज कर रहा हूँ। ब्लड ग्रुप का मैं प्रॉपर टेस्टिंग करवा रहा हूँ। किसी ने अपना ब्लड ग्रुप चेक ना किया हो तो मैं हम कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। कितनों ने चेक नहीं किया सही सही बताना, किसको पता ही नहीं है ब्लड ग्रुप क्या है? और इतने सारे तो खत्म ही हो जाएगी किड, ठीक है। ठीक है, 4-5 बच्चे अपने, मैं
प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ब्लड ग्रुप आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसके मैं 4-5 बच्चों को लूंगा, ठीक है। समझ रहे हो, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे बाहर के। 100-150 रुपए लगते होंगे ब्लड ग्रुप चेक करने। कितने? 50 रुपया नहीं लगते होंगे। 50 रुपए में ब्लड ग्रुप चेक नहीं होता, हो जाता है। कोई नहीं, ठीक है, चांटा पड़ेगा 5 रुपया, ठीक है। यहां पर करेंगे, ठीक है, ओके। 5 बच्चों को करेंगे, उससे एकदम तुम प्रैक्टिकली समझोगे। मैंने एलाइजा किट मंगवाई है तुम लोगों के लिए। एलाइजा किट जानते हो? एलाइजा हम प्रैक्टिकल लगाएंगे तो मैं यही कराऊंगा उसको, एकदम एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। कुछ चीजें मंगा रहा हूं जो अवेलेबल मुझे अमेजोन पर मिल रही हैं, जो मैं करा सकता हूं, वो मैं यहाँ कराऊंगा, ओके, ठीक है। अभी 2-3 चीजें मैंने ढूंढी हैं तो मैं मंगवा रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा तुम समझोगे कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। वापस आ जाओ। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, एपिथेलियल टिश्यू क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने एक बात की थी बेटा, सीसियम हाइलिन कार्टिलेज क्लियर है बिल्कुल। फिर मैंने बात की थी कंडक्टिंग जोन के फंक्शन क्या है। तो कंडक्टिंग जोन क्या क्या कर सकती है? कंडक्शन ऑफ एयर, एयर को कंडक्ट कर सकती है बाहर से रेस्पिरेटरी जोन तक, बाहर से रेस्पिरेटरी जोन तक ये कर सकती है ना, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ एयर तो होगा नहीं वहां से। तू समझ रहा है ना बेटा? बच्चे जो एकदम पहली क्लास है जिनकी हाथ उठाओ जरा। अच्छा हाँ, तुझे तो आता होगा, ठीक है। तेरी बेटा जो मुझसे बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, जूलॉजी नहीं पढ़े, पहली क्लास है। देखो शर्माना मत यार, एकदम उठा दो, जूलॉजी पढ़े ही नहीं है और पहली क्लास है। तू समझ पा रही है? फिर समझ रही है ना? समझ रही है? तुम ऑनलाइन पढ़े हो, मैंने पढ़े ही नहीं है सर, हम जूलॉजी जानते ही नहीं है, ABCD भी नहीं जानते। ऐसा कोई बच्चा कोई है? नहीं जानते हम बिल्कुल। ये हाथ ऐसे है क्या है? नहीं एक्चुअल में ऐसे, देखो मैं चाह रहा हूं कि कोई रह ना जाए पीछे, मुझे सबको लेके चलना है। अगर बेसिक जानते हो तो मैं रिवीजन कराता जा रहा हूं, फिर भी अगर कोई बच जाता है तो मेरे पास आ जाना, आ जाना मेरे पास, ठीक है। कोई तुझे लग रहा है तो नोट्स लेके आना, किसी बच्चे के नोट्स लेके आना, मैं समझा दूंगा कोई भी चीज ऐसी। पर ध्यान से सुनना मेरी बात, या पूरी दम लगा रहा हूं, पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है मुझे आज तभी बाहर जाने दूंगा, चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहा हूं। क्या बेटा? जोर से बोल। क्या डाउट काउंटर पे? कहां आओगे बेटा? आओ, गुड़गांव आओगे? घर जाना है? घर नहीं है हमारा, अभी हम बेघर हैं, समझ रहे हो? अरे तुम्हारा घर हो चुका है, हम तो बेघर हैं अभी, ठीक है। अब तो सुबह से शाम तक यही रहेंगे, और आसपास देखो ढूंढ रहे हैं, अभी तब से ढूंढ ही रहे हैं। समझ रहे हो? घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगा। डाउट काउंटर तुम्हारा डेडिकेटेड बनवा दिया है, डेडिकेटेड डाउट काउंटर, आप बैठोगे उस पर, जो भी आपको डाउट है आप टीचर से पूछोगे, ठीक है। मैं रहूंगा, तरुण सर रहेंगे, विटी सर भी कह रहे हैं कि वो भी आ जाए, तो ठीक है, धीरे धीरे सभी लोग रहेंगे। ठीक है, मनमौजी है वो थोड़े से, ठीक है। हाँ कोई नहीं, ठीक है, और आपको मनमौजी नहीं होना है भाई, ठीक है। मनमौजी से, आपकी उम्र पे मनमौजी से काम नहीं बनेगा, आपकी उम्र पे डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। वो अभी वो सेटल्ड है, वो इसलिए, ठीक है। वो अपना क्लास में पूरी एनर्जी लगा करके, ठीक है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल? वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंडक्टिंग जोन के अंदर मैंने एक फंक्शन कंडक्शन ऑफ एयर बता दिया था, दूसरा फंक्शन मैंने बताया था जो भी एयर जा रही है उसको डस्ट पार्टिकल से क्लीन करने का भी काम करती है कंडक्टिंग जोन। इसके अलावा तीसरा मैंने फंक्शन बताया था कि म्यूकस के रिलीज करने वाले सेल हैं, तो म्यूकस क्या काम कर रहा है? एक तरीके से कंडक्टिंग एयर को, बिल्कुल सही, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मिक्स कर रहा है। जब भी एयर निकालोगे तो उसमें ह्यूमिडिटी होगी, जब पर जो एयर ले रहे हो वो ड्राई होगी। क्लियर है बिल्कुल? यानी कुछ तो अंदर है जो इस एयर को ह्यूमिडिफाई कर रहा है, कंडक्टिंग जोन। क्लियर? इसके अलावा मैंने एक और बताया था कि बाहर का टेम्परेचर, जैसे यहां तो कितना 40 से क्रॉस कर गया ना, हाँ, पर समझ रहे हो, इतनी गर्म एयर अगर आपके ब्लड में चली गई ना, तो अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, समझ रहे हो, बेचारा बर्बाद हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, एस्फिक्सिएशन, दम घुटना कहते हैं, इंसान की मौत तक हो सकती है। तो नेचर को पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए नेचर ने दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगा, समझना मेरी बात, उसने सोचा कि कुछ ऐसा करो कंडक्टिंग जोन के अंदर कि एयर गर्म ना हो या ठंडी ना हो, बॉडी टेम्परेचर इक्वल रहे। तो क्या किया उसने? कंडक्टिंग जोन बनाया। तो कंडक्टिंग जोन से जब धीरे धीरे एयर अंदर जाती है, धीरे धीरे एयर अंदर जाती है, तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। तो अगला एक फंक्शन और है, कंडक्टिंग एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल मेंटेन करना। क्लियर था बिल्कुल?
4 फंक्शन बताए थे। रेस्पिरेटरी जोन का यही फंक्शन है, ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कोई डाउट? यहां तक दिमाग एकदम सेट है? पीछे बेटा, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने, हाँ बेटा, अगर दिख बेटा ये पूरा ट्रैक है, बहुत म्यूकस वाला ट्रैक है, अगर ड्राई एयर चलेगी मान ली, बिल्कुल सूखी ड्राई, तो अंदर का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो नमी जरूरी है, और नमी है तभी तो एयर डिफ्यूज हो पा रही है। बिल्कुल तभी तो, जैसे मैंने बात की थी अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म अपनी लेयर को क्या कर रहा है, मॉइस्चराइज रखता है जिससे कि डिफ्यूजन हो पाए। फ्रॉग अपनी एयर को मॉइस्चराइज रखता है, डिफ्यूजन हो पाए। तो ऐसे हमारे लंग्स के जो अंदर के एल्वुलाई हैं, ठीक है, तो उनको मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर एल्वुलाई के पास एक खास चीज है, ठीक है, जो मैं पहले पढ़ाता था, अब मैंने इस बार डिलीट कर दिया, सरफेक्टेंट लेसिथिन, जो सरफेस एरिया को मेंटेन करके रखता है। समझ रहे हो? क्योंकि नीचे की साइड में म्यूकस नहीं है। अगर नीचे म्यूकस होता, कंसेप्ट तो समझना, नेचर अगर नीचे भी कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू बना देती तो म्यूकस नीचे भर जाता, वेंटिलेशन नहीं हो पाता। तो नेचर ने बहुत कंसेप्चुअल काम किया बेटा, इधर नेचर ने बहुत कंसेप्चुअल काम किया, कंडक्टिंग जोन के अंदर म्यूकस बनाया, समझ रहे हो, और रेस्पिरेटरी जोन में म्यूकस को गायब किया, सरफेक्टेंट बना दिया लेसिथिन, ठीक है। जो मैं अभी यहां जरूरत नहीं है सरफेक्टेंट पढ़ने की, समझो केमिकल है जो नीचे के एपिथेलियल टिश्यू में निकलता है, क्योंकि म्यूकस की अनुपस्थिति में वो सरफेस को मेंटेन रखने का काम करता है, जिससे कोलैप्स ना हो जाए, ऊपर वाला पार्ट कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वहां पर क्या है, मॉइस्चर, नमी। नीचे वाला पार्ट कोलैप्स ना हो जाए तो वहां पर सरफेक्टेंट है। ऊपर वाले पार्ट में सीसेबाइलिन कार्टिलेज है, नीचे वाले पार्ट में सीसेबाइलिन कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गई ना मेरी बात? हर चीज के पीछे कंसेप्ट है। नेचर ने ह्यूमन बॉडी को यूं ही नहीं बनाया, और ह्यूमन बॉडी सिस्टमेटिक वे में बनी है, एकदम नहीं बन गई, अवतरित नहीं हुए हम लोग, ठीक है। एवोल्यूशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में चेंजेस होते गए और यहां पर हम पहुंचे हैं। नहीं आया क्या भाई? एविडेंस से पहले हम सिर्फ झुक के चलते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, इरेक्ट पोजीशन हुआ, और आज हम कंप्लीटली इरेक्ट हैं, होमो इरेक्टस, ठीक है। तभी तो हम ज्यादा डेवलप हो पाए, क्योंकि होमो इरेक्ट होते ही ब्रेन कहां चला गया, ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ गई, और जब ये स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उस समय आपके ब्रेन की कैपेसिटी मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। यहां से एवोल्यूशन चालू हुआ। जब तक हम झुक के चलते थे तो ब्रेन इतना डेवलप नहीं था, जब हमारा बैकबोन स्ट्रेट हुआ, ब्रेन ऊपर आया, वहां से एवोल्यूशन चालू हुआ, मतलब हम इंटेलिजेंट होने चालू हुए, होमो सैपियंस सैपियंस वाली कंडीशन आनी चालू हुई। आया ना मेरी, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। फाइनली मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई की बात की थी। एल्वुलाई की अगर हम बात करते हैं तो कितने लेयर होते हैं, डिफ्यूजन लेयर 3 होते हैं, 4 नहीं 3, 4 कौन बोला, 3 होते हैं बेटा, ठीक है। एक तो खुद एल्वुलाई का सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, उसके अराउंड ब्लड वेसल्स हैं, भाई एल्वुलाई के अराउंड क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की अपनी खुद की लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और उन दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर, बेटा इधर, नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, क्या बोलते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर होते हैं टोटल। यहां तक कोई डाउट था? ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। फिर मैंने यहां एक चीज बताई थी, याद हो आपको, कि भाई डिफ्यूजन लेयर कितने होते हैं, 3, थिकनेस कितनी होती है, लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम होती है। कोई डाउट? फिर मैंने आगे बात की थी, इसके बाद मैंने कहा था बेटा, अगर मैं यहां डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के रेट की बात कर रहा हूं, रेट मतलब दर, मतलब जहां भी रेट आ जाए समय आ गया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना डिफ्यूजन हो रहा है, या उस डिफ्यूजन की दर पर, रेट पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर बताए थे। अगर मैं थिकनेस को बढ़ा दूं तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा घटेगा? कोई डाउट? भाई थिन लेयर है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, थिक कर दोगे तो डिफ्यूजन कम होगा। यानी मैं कह सकता हूं ना कि थिकनेस अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली डायरेक्टली में तो कोई डाउट है नहीं, एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरी घट रही है इनवर्सली, एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरी बढ़ रही है डायरेक्टली। कोई डाउट? तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इसमें कोई डाउट? चलो, अगर मैं कहता हूं कि बेटा जो डिफ्यूजन है उसमें सॉल्युबिलिटी भी रोल प्ले कर रही है, अगर तुम गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन कितना टाइम ज्यादा होती है, 25 टाइम, 5 टाइम नहीं, याद रखो बेटा, इस चीज को भूलो मत, 25 टाइम ज्यादा होती है एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। इसलिए CO2 का डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ऑक्सीजन पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी मान लो ज्यादा होता है, पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, समझ रहे हो ना, कंपैरेटिव ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, पर कैपेसिटी CO2 के पास ज्यादा है। इधर कैपेसिटी CO2 के पास,
ज्यादा है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ बेटा, गर्म हवा जाने पर रेस्पिरेटरी कोलैप्स। अच्छा हाँ ठीक है, गर्म हवा जाने पे नहीं, मैंने ये कहा था कि गर्म हवा का नहीं, मैंने कहा था कि अगर आप एयर ले रहे हो, ठीक है, एयर की वजह से वो ड्राई ना हो जाए, वो चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो कैसी भी हो। स्मोकर्स क्या करते हैं, पूरी कहानी है वो इसमें डिसऑर्डर में बताया था मैंने। स्मोकर्स, हाँ स्मोकर्स एम्फाइसीमा बोलते हैं। स्मोकर्स कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा लंग्स में ज्यादा बढ़ा देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जहां बढ़ेगी वहां उसके आसपास जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे, उन टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर एक सुसाइड बैग होते हैं, जानते हो ना सुसाइड बैग, लाइसो, जानते हो ना। और सुसाइड बैग की एपिथेलियम को अगर मजबूत रखना है तो ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? और अगर वो ऑक्सीजन की क्या बढ़ा रहे हैं वो स्मोकर, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बताओ उनकी एपिथेलियम मजबूत रह पाएगी? वो फटेगी। और जिस दिन वो फटेगी तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे लाइक ट्रप्सिन, समझ रहे हो? और ट्रप्सिन जब बाहर निकलेगा तो नो डाउट उन सेप्टम को क्या कर देगा, डाइजेस्ट, पचा देगा। तो धीरे धीरे सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। जिन बच्चों ने बायोटेक पढ़ी होगी तो तुम्हें याद हो, एम्फाइसीमा के केस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या? अल्फा एंटी ट्रप्सिन। याद आ गया? क्योंकि जो जिन लोगों में ट्रप्सिन ज्यादा निकल रहा है स्मोकिंग की वजह से, तो उनका ट्रीटमेंट करना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अल्फा एंटी ट्रप्सिन। याद आ गया? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोरिलेट कर रहा हूं बस इसलिए। यहां तक कोई डाउट? क्लियर था बिल्कुल? यहां तक बेटा कोई डाउट? ठीक है, एक तो सॉल्युबिलिटी इफेक्ट डालेगी और पार्शियल प्रेशर और एक थिकनेस। इसके बाद हमने चालू कर दिया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, याद आया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करता हूं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भाई। मैकेनिज्म का मतलब है दो टाइप के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, अब दो मसल्स कौन कौन से थे, एक डायफ्राम के मसल्स थे और दूसरे इंटरकोस्टल। ठीक है, अगर डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट, रिलैक्स करेंगे डॉम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ्लैट, रिलैक्स करेंगे डॉम शेप। क्लियर बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट था किसी को? नहीं। ऐसे ही एक्सटर्नल, जो मानो रिप्स हैं, ये रिप्स हैं, आगे स्टर्नम लगा हुआ है और मैं मानो बैकबोन हूं, ठीक है, अगर रिप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिप्स कहां जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आगे वेंट्रल है तो पीछे, तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। रिप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स का ऊपर तभी होते हैं जब यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने बताया था बेटा कि ब्रीदिंग तभी पॉसिबल है जब आप दो टाइप के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा रहे हो। इसमें इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं और डायफ्राम मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। डायफ्राम की बात करते हैं, नॉर्मल शेप में, नॉर्मल कंडीशन पर डायफ्राम कैसा होता है, डॉम शेप। क्लियर है बिल्कुल? और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल आ गया मतलब रिप्स ऊपर जा रहे हैं, फिर नॉर्मल हो गए, और इंटरनल का मतलब आ गया रिप्स नॉर्मल से नीचे आ रहे हैं, रिप्स नॉर्मल से नीचे आ रहे हैं, इंटरनल, यानी जो रिप्स को इंटरनल लेकर के आता है, एक्सटर्नल जो रिप्स को एक्सटर्नल लेके जाता है। नहीं आया क्या? ऐसे याद रखोगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को ऊपर एक्सटर्नल लेके जाते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को नीचे इंटरनली लेके आते हैं। कोई डाउट? यहां तक सेट हुआ ना? तो ये दो मसल्स, और मतलब ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स, इंटरकोस्टल जो कोस्टल के बीच में मिलते हैं, जो रिब्स के बीच में मिलते हैं, क्योंकि रिब्स को बोलते हैं कोस्टल। क्लियर बिल्कुल? रिब्स को क्या बोलेंगे, कोस्टल। तो इंटरकोस्टल का मतलब है रिब्स के जो बीच में मिल रहे हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स हैं। क्लियर है बेटा? एकदम सेट है ना? हाँ। फिर फाइनली हमने बात की थी बेटा कि ये दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो क्या क्या होगा। डायफ्राम के केस में तो मैंने बताया था ऊपर एंटीरियर नीचे पोस्टीरियर, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किस डायरेक्शन में होंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर। और जब मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं या इंटरनल की बात कर लूं तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो। कोई डाउट? ठीक है, फिर मैंने बताया था बेटा इसके बाद जब एक्सिस समझ में आ गया था तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। भाई इंस्पायरेशन की अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल इंस्पायरेशन की, ठीक है समझना, और नॉर्मल एक्सपायरेशन की, तो उसमें दो मसल्स यूज होंगे, एक डायफ्राम मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? ये दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिप्स ऊपर जाएंगे और रिप्स नीचे आएंगे, रिप्स ऊपर जाएंगे रिप्स नीचे आएंगे। क्लियर था बिल्कुल? तो सीधी सी बात है, जब भी नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर और डोर्सो वेंट्रल दोनों एक्सिस में बढ़ेगा। क्लियर बिल्कुल?
यहां तक कोई डाउट था? ठीक है, फिर मैंने आगे बढ़ा था बेटा कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, और भाई इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर घटेगा तो एयर कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर से एयर अंदर आएगी, मतलब इंस्पायरेशन। क्लियर था बिल्कुल? एक्सपायरेशन में मैंने उल्टा किया था, मैंने कहा था बेटा कि दोनों मसल्स को रिलैक्स करा दो, रिब्स नीचे आ जाएंगे, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एयर बाहर, प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर बाहर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो एयर अपने आप बाहर चली जाएगी। कोई डाउट इसके अंदर? एकदम क्लियर था, ठीक है। फिर मैंने बताया था जब फोर्सफुल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जब आपसे कहा जाए डीप ब्रीथ लो, ठीक है, तो आप यहां पर या दौड़ लगाओ तो नहीं आया क्या? उस समय आप क्या यूज करोगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो वॉल्यूम को नॉर्मल से भी कम करेंगे। नहीं आया क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो वॉल्यूम को नॉर्मल से भी कम करेंगे, ठीक है। और साथ में आप यूज करोगे एब्डोमिनल मसल्स, इनको अंदर जब करोगे तो अपने आप डायफ्राम पे फोर्स लगेगा, एयर और बाहर आ जाएगी। आया ना? तो यहां दो अलग मसल्स यूज हो रहे हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। यहां तक कोई डाउट था? यहां तक क्लियर था? फिर हमने आगे बात की थी पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, याद आया? पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? स्पायरोमीटर। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, ठीक है, स्पायरोमीटर यूज करते हैं। और जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम बोलते हैं इसको। इसमें कोई डाउट था? ठीक है, फिर मैंने एक स्पायरोग्राम बना के समझाया था, एक तरफ मैंने वॉल्यूम की बात की थी, एक तरफ मैंने कैपेसिटी की बात की थी। याद आ गया हो? जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के केस में मैंने बोला था बेटा कि बताओ टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम को टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है टीवी? 500 ml। यानी ये टीवी है, ये टीवी है। जब आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो तो ऐसा ऐसा पीक आएगा, छोटा सा पीक आएगा। यानी जब भी आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो, इस समय नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, तो 500 ml एयर ले रहे हो, 500 निकाल रहे हो, 500 ले रहे हो, 500 निकाल रहे हो। याद आया? यानी ये टाइडल वॉल्यूम आप ले रहे हो, बिना फोर्स के जितना एयर आप लेते हो निकालते हो वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। मैं इस गेट को खोल दूं और कहूं इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम क्या है? सर बिना फोर्स के जितना एयर अंदर आ रही है ना और जितना एयर बाहर जा रही है वो उस कमरे का टाइडल वॉल्यूम है। बिना फोर्स के, बिना प्रेशर के, बिना फोर्स लगाए। आया? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बिना फोर्स के आप 500 ml एयर लेते हो, निकालते हो, लेते हो, निकालते हो, लेते हो, निकालते हो। अब मैं आपसे कहूं टाइडल वॉल्यूम ले लो, आपने ले लिया। सर अब जितना दम लगा के एयर को लंग्स में ले सकते हो, जितना ले सकते हो, ये लेना चालू कर दिया। इसके बाद जितना एयर ले सकते हो, जितना एयर ले सकते हो, वो क्या है आपका? IRB। IRB आया? IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो सकता है? 2500 से लेकर के 3000 ml, इतना हो सकता है। नहीं आया क्या? जो स्मोकर्स नहीं होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा होगा, जो स्मोकर्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर ये कम होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? नहीं खा के आई कुछ भी? खा के थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा आओ, ज्यादा नहीं, ठीक है? ज्यादा आओगे तो भी नींद आएगी, ठीक है? इसी चल रहा है ना? ये चल रहा है क्या है? अब करें क्या? मैंने बताया कमरा बंद है, इतने सारे बच्चे, CO2 का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, और जहां CO2 ज्यादा होगी वहां हीट अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, CO2 का लेवल कम नहीं है, ज्यादा है। हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये क्या है? इट इज अ IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कोई डाउट? अब मैं आपसे कहूं बेटा IRB निकाल दो, सर निकाल दिया, अरे निकाल दिया। अब मैं आपसे कहूं बेटा टाइटल भी निकाल दो, टाइटल भी निकाल दो, निकाल दिया। अब टाइटल निकालने के बाद भी आप कुछ एयर निकाल सकते हो, ठीक है? टाइटल के बाद भी कुछ एयर निकाल सकते हो। टाइटल के बाद जो आप एयर निकाल रहे हो क्या बोलोगे इसको? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 1000 से 1100 ml। कोई डाउट? यहां से यहां तक एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम है ERV। इसमें कोई डाउट है क्या? इसके बाद आप निकाल सकते हो कुछ? क्या पॉसिबल नहीं है? समझ रहे हो? दम लगा के निकाल चुके हो, अब कोई पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी कुछ एयर आपके लंग्स में रहती है, आप समझ रहे हो? जो जन्म लेते ही, जब बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, तो देखो क्राई करता है, तेजी से चीखता है वो, ठीक है?
अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो लंग्स ओपन नहीं होंगे, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो अपने लंग्स को यूटिलाइज नहीं करता। मदर के ब्लड से ही प्लेसेंटा के थ्रू एयर का डिफ्यूजन होता है, जानते होगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जैसे ही बाहर आएगा उसका क्राई करना बहुत जरूरी है। जितना क्राई करेगा उतना ही क्या करेगा, तेजी से एयर को फिल करेगा। स्टार्टिंग में लंग्स उसके ओपन होंगे और अपने शेप मेंटेन करेंगे, आप समझ रहे हो ना? और वो एयर कंटिन्यू उसके लंग्स में मेंटेन रहेगी। उसके बाद एडिशनल एयर जो लेगा निकालेगा वो उसकी वाइटल कैपेसिटी होगी। एक बार लंग्स में एयर भर गई, जैसे तुम कभी मोबाइल खरीदते हो तो कहते हो, देखा होगा, आपकी इसकी बैटरी की लाइफ मेंटेन करनी हो तो शॉप वाला जरूर बोलेगा आपसे, जो एक्सपर्ट होगा, कि इस मोबाइल को ले जाकर के पहले एक बार फुल चार्ज करो, फुल डिस्चार्ज करो, बस फिर उसकी बैटरी मेंटेन रहेगी। जानते हो ये वाली बात? हाँ, तो जान गए होगे। या बड़ा जो बैटरी खरीदते हैं घर वाली, उससे भी कहा जाता है पहले फुल चार्ज करो फिर डिस्चार्ज करो, उसके बाद उसको फिर मेंटेन रहने दो, उसकी बैटरी की लाइफ मेंटेन रहेगी। ऐसे ही पहली जब सांस लेते हैं, नहीं लंग्स पूरे जितने खुल सकते हैं खुलने चाहिए, फिर वो मेंटेन रहेंगे उतने ही। ठीक है, अगर प्रॉपर क्राई नहीं करता है तो कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, जो लेसिथिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं लंग्स के अंदर, जिससे कि, समझ रहे हो, बच्चा क्राई भी ना करे, थोड़ा बहुत भी करे तो ब्रीदिंग के अंदर वो लंग्स एक्सपेंड कर जाए। कई केस में देखा होगा बच्चों के लंग्स, आजकल तो धंधा मतलब बना लिया है डॉक्टर्स ने, ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर कोई हो घर में गायनेकोलॉजिस्ट, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा, पर अक्सर कर डॉक्टर्स ने मतलब बना ही लिया है कि बच्चा जब बर्थ करता है तो कहते हैं उसको, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा 3 दिन। अब 3 दिन का खर्चा बनता है 1 लाख रुपए, नहीं आया क्या? वो कमाई का जरिया है यार, समझ रहे हो भाई? पैसा बनाना है तो डॉक्टर से पूछो, समझ रहे हो? ईमानदारी खुटी पे टांग दी है डॉक्टर्स ने, समझ रहे हो ना? बहुत मतलब स्थिति खराब है। मतलब जो चीज नहीं है तब भी 3 दिन उस सही सलामत बच्चे को वेंटिलेटर दिखा करके रखेंगे, और कोई बिल बढ़ाना है, सिंपल, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भाई सिस्टम यही हो गया, बहुत गंदा सिस्टम हो गया है, ठीक है, पर तुम ऐसे मत बनना, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी का पैसा लग जाता है और बेईमानी का पैसा निकल जाता है, वो लगता है वो निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, वो तो थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, एटीलेक्टेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वो तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, पहले मैं पढ़ाता था, अब मैंने डिलीट कर दिया उसको, ठीक है, क्योंकि पहले आउट ऑफ चीजें आती थी, ठीक है। अब उसी जहां जहां मुझे लगेगा आ सकती है मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, जहां लगेगा नहीं आएगी मैं उसको हटा दूंगा, ठीक है, हाँ, अपने आप। तो ध्यान रखना, तो यहां पर कुछ एयर आपके लंग्स में मेंटेन हो जाती है जन्म लेते ही, इसको बोलते हैं रेजिडुअल। कोई डाउट? रेजिडुअल, जो रह गया, निकाला नहीं जा सकता, जन्म लेते ही आ जाता है। तो कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, 1000 से 1100, तो क्या होगा ये 1100 से 1200, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो चारों वॉल्यूम क्लियर थे। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा, बोलोगे नहीं, पूछूंगा, जिस सो रहे थोड़ी नींद थोड़ी उचके। मैं सबसे पहले बात करता हूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कोई भी कैपेसिटी है उसको मेजर करने के लिए पहले आपको नॉर्मल आना पड़ेगा। नॉर्मल आ गए, अब कितनी ईयर ले सकते हो बेटा? पीछे सेकंड नंबर, कितनी ईयर ले सकते हो? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन से 2 वॉल्यूम आते हैं? बस इतना, कौन कौन से वॉल्यूम आते हैं? बहुत बढ़िया, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। यानी पहले आपको नॉर्मल आना पड़ेगा, पहले क्या आना पड़ेगा? नॉर्मल। मैंने यहां पर आपको पल्मोनरी कैपेसिटी की बात की थी, याद आ गया? जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए वो आपस एक दूसरे की हेल्प करके नोट्स दे देना उनको, या अच्छा वो तो अपलोडेड हो गए होंगे ना उस पर, तो हाँ ठीक है। पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी की बात करूं तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की थी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम आ जाते हैं? 2। आईसी, आईसी इक्वल टू क्या था? टीवी प्लस आई आर वी। कोई डाउट था? नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करता हूं, टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस ई आर वी। कोई डाउट यहां पर? नहीं ना? अब मैं आपसे करूं वाइटल कैपेसिटी क्या है। मैं आपसे कहूं गहरी सांस ले लो, फुल पूरी गहरी सांस ले लो, लंग्स भर लो अपने, इसी बहाने ही भर लो यार, हाँ, लंग्स भर लो जितने। अब लंग्स पूरे लेने के बाद, फिल करने के बाद कितना मैक्सिमम एयर निकाल सकते हो? यानी आपने यहां तक एयर भर ली, यहां तक ले ली, अब कितना निकाल सकते हो? सर इसको निकाल सकते हैं, सर इसको भी निकाल सकते हैं, सर मैक्सिमम इसको निकाल सकते हैं, इन तीनों के अलावा कुछ निकाल सकते हो क्या? समझ गए ना मेरी बात?
इसके अलावा कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी में तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे, टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी। कोई डाउट? ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। क्लियर था बिल्कुल? अब आप सब निकाल चुके हो, कितना मैक्सिमम लेयर भर सकते हो लंग्स के अंदर? तीनों ही भर सकते हो, यहां तक पहुंच गए। अब वापस लोगे तो तीनों ही वॉल्यूम को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? पक्का है ना? चलो ये समझ में आ गया। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है आपकी वाइटिलिटी, जिंदा रहने के लिए वाइटिलिटी कितनी मैक्सिमम इन एंड कितनी मैक्सिमम आउट। तो एनसीईआरटी की लाइन बोल दे रहा हूं, इट इज एडिशनल नहीं, ठीक है बोलोगे, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। पूरा भर लो, कितना निकाल सकते हो? पूरा निकाल दो, कितना भर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई डाउट? सेट है ना? अब मैंने बात की थी बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो ना सारे के सारे, क्या निकाल पा रहे हो? टीवी तो निकाल रहे हो, ये नीचे वाला वॉल्यूम तो नहीं निकाल रहे ना? यानी आपके लंग्स में कितनी एयर इस समय भरी हुई है? लंग्स के अंदर कितनी एयर भरी हुई है? सर मेरे लंग्स में ईआरबी है, क्योंकि मैं वो नहीं निकाल रहा। निकाल रहे हो इस समय ईआरबी? ईआरबी तब निकालोगे मैं कहूंगा गहरी सांस निकालो, मतलब डीप ब्रीथ एक्सपायर करो, तब आप इसको निकालोगे ना। अभी तो कोई नहीं निकाल रहा ना, तो आपके लंग्स में प्रेजेंट है या नहीं है? और ये तो कभी निकाल ही नहीं सकते। तो आपकी रेजिडुअल कैपेसिटी है। रेजिडुअल का मतलब है लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता, पर फंक्शनल रहते हुए। फंक्शनल का मतलब है नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए। तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, ये ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, ये दो वॉल्यूम आप लंग्स में होल्ड कर सकते हो। ये आपकी फंक्शनल रहते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। क्या बोलते हैं इसको? एफआरसी। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, आप नॉर्मल ले रहे हो, नॉर्मली निकाल रहे हो, नॉर्मल ले रहे हो, नॉर्मली निकाल रहे हो, यानी आपकी ईआरबी आपके लंग्स में है, आरबी लंग्स में निकलेगी नहीं वो तो, ठीक है। तो ये एफआरसी हो गई। तो उसमें कौन कौन से वॉल्यूम आ जाएंगे? दो आ जाएंगे, ईआरबी प्लस, इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का है? डाउट पूछ लो। और मैं हर बच्चे को बोल चुका हूं, पूछना आपका हक है। समझ रहे हो ना? बिंदास होके पूछा करो, समझ में ना आए, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा चारों वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे इसको? टीएलसी। टीएलसी, चारों वॉल्यूम जोड़ दो, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी। अच्छा, इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलेंगे इसको? वाइटल कैपेसिटी। उसमें अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ते हैं बात तो एक ही है ना भाई। वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम आते हैं, उसमें अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो चारों वॉल्यूम हो गए ना। तो हम टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैंने कहा कि बेटा कौन कौन से वॉल्यूम या कैपेसिटी हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते। आप रेजिडुअल वॉल्यूम को तो निकाल ही नहीं सकते ना, ये एक्चुअल में स्पायरोमीटर से इसको मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए अलग मैनुअल मेथड होते हैं, जिसमें इनर्ट गैसेस मिक्स करके तब उसको हम इन और आउट करते हैं, ठीक है, वो मेथड अलग है। इस वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है बिल्कुल? तो जिस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते वो आपको पता है रेजिडुअल वॉल्यूम है, और ऐसी कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है उसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो कौन सा वॉल्यूम होगा जिसमें कैपेसिटी होगी? इसमें भी है और इसमें भी है। यानी एफआरसी और टीएलसी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, मतलब इसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। कोई डाउट किसी को? पक्का हाँ या ना? एकदम। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैंने कहा ये दोनों समझ में, एफआरसी, ये अगर ध्यान रखना है वॉल्यूम पूछ रहा है वो, या कैपेसिटी, दो कैपेसिटी है और एक वॉल्यूम है, इनको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। पल्मोनरी वेंटिलेशन एनसीईआरटी में पहले ही दे रखा है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम में ही पल्मोनरी वेंटिलेशन दे रखा है। वो एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि 1 मिनट में या पर्टिकुलर टाइम में आप कितनी एयर इन एंड आउट करते हो, ठीक है। यहां पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट की बात चल रही है, दर, रेट, पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट निकालनी है तो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम जो एक बार में आप ले रहे हो निकाल रहे हो, प्लस, ठीक है, प्लस कह रहा हूं, इनटू भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग पर
भाई 1 मिनट में कितने बार आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो तो पहले बता दिया ना मैंने। और एक बार में जो लेते हो क्या लेते हो, टीबी इंटू 12 से, तो टीबी कितना होता है इंटू कितना आ गया, क्या ml पर, अगर ये लीटर में होगा तो 6 से 8 लीटर पर मिनट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? यानी ये समझ में आ गया कि 1 मिनट में आप 6000 से 8000 ml एयर इन एंड आउट कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट? पक्का? पीछे समझ में आ गया बेटा? पीछे बेटा इसको क्या हेडेक हो रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा सा घूमा बाहर, हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। क्या मोर देन नॉन एथलीट्स? देखो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल का तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। क्योंकि एथलीट्स डिपेंड करता है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे एथलीट्स का वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल पर्सन के वेंटिकल के साइज से ज्यादा होता है, उसका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल पर्सन के कार्डियक आउटपुट से ज्यादा होता है, समझ रहे हो? पर वो एथलीट्स किस लेवल का है, कितना साइज ज्यादा है, ये मेजर थोड़ी ना किया आपने। हाँ ज्यादा होता है तो एथलीट्स का जो टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल पर्सन के टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा ये मेजर नहीं कर सकते। समझ गए ना मेरी बात? क्या? अरे रीजन सिंपल है, जैसे आप समझो, रीजन ये है, जैसे आप, मैं हार्ट की बात कर रहा हूं, एथलीट्स के वेंट्रिकल का साइज ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जब दौड़ लगाता है ना तो वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है ये पंप करने का। एथलीट्स नॉर्मल, तुम कहां तुम सांस लेते हो, तुम अपने सरफेस एरिया का शायद हमारे लंग्स का सरफेस एरिया कितना होता है 80 to 100 मीटर स्क्वायर, तुम लोग शायद 1 मीटर स्क्वायर भी यूज नहीं करते हो, समझ रहे हो ना? 1 मीटर स्क्वायर भी यूज नहीं करते हो, तो तुम्हारा जब 1 मीटर स्क्वायर यूज नहीं हो रहा तो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, 500 बस नॉर्मल ये व्यक्ति का। अगर तुम दिन रात दौड़ लगाते हो, रनिंग करते हो, तो लंग्स का सरफेस एरिया तुम ज्यादा यूटिलाइज करोगे, जब लंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो टाइडल वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा होगा, सिंपल, सेम हार्ट की तरह। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नॉर्मल इंसान से ज्यादा है, तो उसकी कमी को पूरा करते हुए तो मैं कहता हूं कि 10 मिनट कार्डियो जरूर करनी चाहिए, समझ रहे हो? जैसे तुम लोग रस्सी कूदते हो ना, वो कार्डियो ही है, ठीक है। तुम लोग रनिंग करते हो, कभी कभी करते होगे सड़क पर सुबह सुबह, वो कार्डियो है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कार्डियो का मतलब है जिसमें हार्ट के वेंट्रिकल पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिसमें एल्वुलाई का सरफेस एरिया ओपन हो रहा है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, बैठ के ही, जब छोटा सा कमरा है ना रनिंग कर सकता ना, मैं वो कर सकता, तो अनुलोम विलोम कर लो भाई, एयर को फिल करो, रोको, सबसे बढ़िया तरीका, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। आई या नहीं आई? वापस आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की थी, तो मैंने डायग्राम बना के समझाया था ऑनलाइन वाली क्लास के अंदर, अभी जो कराई मैं छुट्टियों में कराई थी। कितने बच्चों ने वो क्लास नहीं की थी? क्यों नहीं की थी यार? टाइम बचाने के लिए तो क्लास कराई थी मैंने। चलो कोई नहीं, नोट्स तो मिल गए थे ना, नोट्स तो ले लिए थे ना? हाँ, क्योंकि देखो मैंने ये डिसीजन इसलिए सोच के लिया था कि भाई देखो ये केस अभी बिहार में देखने को मिला है मुझे, यूपी में कहीं छुट्टियां नहीं हुई कोचिंग की। हाँ, या यहाँ यहाँ वेदर बहुत ज्यादा हॉट था, वैसे हीट वेव सब जगह चल रहे हैं खतरनाक वाले पूरी इंडिया के अंदर, मतलब यहाँ तक कि जैसे हम अभी वेदांतों को सेंटर श्रीनगर में भी खुला है, श्रीनगर में है, हाँ मैं गया था वहां पर भी। हाँ, तो श्रीनगर जब मैं गया बच्चों से मिलने के लिए तो मैं थोड़ा जैकेट टाइप कुछ लेके चला गया था, मैंने कहा ठंडी होगी वहां पर, मतलब जैकेट वाला फुल बाजू की चीजें हाफ स्वेटर डाल करके। जब वहां गए तो देखा वहां गर्मी पड़ रही थी, हाफ लोग वहां के मतलब हाफ टी शर्ट पहने थे, नहीं आया क्या? यानी हीट वेव का इफेक्ट कहीं नहीं बच रहा, वहां तक पहुंच रहा है हीट वेव का इफेक्ट, समझ रहे हो? यहां तक के पहाड़ों पर भी गर्मी है इस बार, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया इस बार, और ये खतरनाक कंडीशन इंडिकेट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को, समझ रहे हो? चीजें सही नहीं हो रही, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, समझ गए? हाँ, एसी भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, समझ रहे हो? जी, तो सीधा एसी लगा हुआ है। अब तुम गुड़गांव में जाओगे, सारी बिल्डिंगें सेंट्रलाइज एसी कर रखी हैं इन लोगों ने, जहां देखो एसी, गाड़ी एसी, बाहर एसी। अब मरेगा कौन? गरीब आदमी जो बाहर बैठा है,
अब जिस पे एसी है वो थोड़ा तो गर्मी पड़ रही है एसी, और मतलब एसी भी फूक रहे हैं, ये हालत है, इतनी गर्मी पड़ रही है। बाहर वाले के पास तो एसी नहीं है, पर रेजिस्टेंस पावर ज्यादा किसकी है? जब भी प्रकृति ऐसा कुछ करेगी तो बचेगा कौन? सिंपल सी बात है, वही कंसेप्ट है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो स्ट्रगल कर रहा है भाई, वो ज्यादा फिट है उनसे जो एसी में रह रहे हैं, समझ रहे हो? वो सर्वाइवलिटी उसकी ज्यादा है कंपेरेटिव जो एसी में रह रहे हैं। समझ गए? बंद कर दें एसी? आ जाओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात चल रही है। अगर ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आए और क्लास ऑफलाइन बंद हो तो प्लीज यार ऑनलाइन वाली चीज को यूटिलाइज कर लिया करो, ठीक है। इसलिए हम लोगों की शेड्यूल मतलब हम लोग लगा रखे थे सारे टीचर्स, जैसे कि बच्चों को वो चीज मिलती रहे। वैसे कोई ऐसी चीज आए, अब नहीं आएगी ऐसा मान के चल रहे हैं, तो समय को यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलो, अब बात चल रही थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करता हूं तो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम ही उठा ले रहा हूं। अब मैं सब तुमसे पूछूंगा, जो बच्चे हैं वो मतलब सुनेंगे। मैं कहूं बेटा एटमोस्फियर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, जरा बताओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फियर में 159। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, जरा बताओ। 0.3 mmHg। ये वो एयर है जो आप क्या कर रहे हो, अपने लंग्स में लेकर के आ रहे हो। कोई डाउट? लंग्स में आते ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अरे हाँ या ना भाई? ऑक्सीजन बढ़ गया, CO2 सॉरी ऑक्सीजन कम हो गया, CO2 बढ़ गया, क्यों? सेम कमरे की तरह, कमरे में ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है? CO2 बाहर खिड़की पर, ऑक्सीजन CO2 बिल्कुल बाहर निकल जाओ, मतलब बाहर वाले शीशे के बाहर ऑक्सीजन और ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर निकल जाओ, ऑक्सीजन और ज्यादा हो जाएगी। यानी इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर है, और इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन बिल्कुल मेन गेट के बाहर है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन बिल्डिंग के बाहर है। नहीं आया क्या? जैसे आप अंदर से बाहर चलते चलोगे ऑक्सीजन का लेवल, पर CO2 उल्टा होगा, बाहर कम, बिल्डिंग के अंदर और कम, इस बाहर वाले गेट के अंदर और कम, इस गेट के अंदर और कम। नहीं आया क्या? समझ में आ गया? ऑक्सीजन बाहर से अंदर आओगे कम होती जाएगी, CO2 अंदर से बाहर जाओगे कम होती जाएगी। नहीं है क्या? कोई डाउट? वही हो रहा है यहाँ पर, बस तुम्हें याद रखना है। यहाँ पर इतना होता है, लंग्स में इतना होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में भी होता है, सिस्टेमिक आर्टरी में भी होता है, दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम होगा। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, जरा बताओ। 95 mmHg। अच्छा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, जरा बताओ। 40 mmHg। कोई डाउट? अब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, CO2 बन रही है, मतलब ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ पर? कम। कितना होगा? 40। CO2 ज्यादा होगी, कितना होगा? 45। और यहां पर कितना है? यहां आप जानते हो CO2 कितनी है यहाँ पर? 40। ऑक्सीजन कितनी? 95। ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन चली जाएगी, CO2 ज्यादा से कम की तरफ CO2 चली जाएगी। हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज होने के बाद कैसा ब्लड बनेगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मैं पूछूं, चाहे वो सिस्टेमिक वेन में हो या पल्मोनरी आर्टरी में हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, जरा बताओ। कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहां से आकर के भाई CO2 45 है, ऑक्सीजन 40 है, तो ऑटोमेटिकली CO2 कहां चली जाएगी? लंग्स में। ऑक्सीजन कहां जाएगी? वापस। और जो एयर निकालोगे उसके अंदर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर मैंने लिखा दिया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, जरा बताओ। 116। CO2 कितना होगा? कोई डाउट? ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। फिर भी किसी को लगता है सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मेरे पास आके पूछ लेना, ठीक है। कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं, इसके बाद करें। इसमें मैंने आपको ये टेबल बता दी थी एनसीईआरटी की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, CO2 एटमॉस्फेयर में कितना होता है। एल्वलाई में आकर के ऑक्सीजन कम हो गया, हुआ या नहीं हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और कम है, ऑक्सी के अंदर, ठीक है, लंग से कम है, और टिश्यू के अंदर, समझ में आ गया। CO2 उल्टा टिश्यू में 45 होगा, ऑक्सीजनेट में कम होगा, डीऑक्सी के अंदर 45 होगा, एल्वलाई के अंदर 40 होगा, और बाहर निकाल रहे हो उसमें 32 होगा, और एटमॉस्फेयर में 0.3 होगा। कोई डाउट? रिड्यूसिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा जब भी आपसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछे, तो एटमॉस्फेयर में कितना था? 159, ठीक है। उससे कम कितना होगा लंग्स में? 104,
उससे कम कितना होगा 95, उससे कम कितना होगा CO2 पूछेगा टिश्यू से, तो टिश्यू में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, ठीक है, लंग्स में कितना होगा, जो एयर निकाल रहे हो उसमें कितना होगा, एटमॉस्फेयर में कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई डाउट, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर एक रूल लागू होगा, ठीक है, कौन सा रूल, अडेप्टिव रेडिएशन का, रेडिएशन नहीं लगाएंगे, अडेप्टेशन का। जो बच्चे प्योरली ऑनलाइन पढ़ के आते हैं उनको ऑफलाइन एडजस्ट होने में 4 से 5 दिन लगेंगे, नहीं हो पाएंगे। जो बच्चे प्योरली ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाते हैं उनको एडजस्ट होने में 10 से 15 दिन लगते हैं। आप ट्रैक चेंज कर रहे हो, जैसे मेरी हैबिट अगर ऑनलाइन, जैसे टीचर में भी सेम ऐसा होता है, ऑनलाइन वाला टीचर ऑफलाइन में नहीं पढ़ा पाएगा, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचर वन वे कम्युनिकेशन ही उसने पढ़ाया है, सामने बच्चे आते वो होपलेस हो जाता है, कुछ लिख रहा हो कुछ लिख जाएगा, ठीक है, समझ रहे, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ऑफलाइन वाला अचानक ऑनलाइन आ जाए तो कैमरे से फोबिया हो जाएगा, कैमरे देख के डर जाएगा, वो कुछ मुंह से निकलेगा नहीं, कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल सच है एकदम, समझना। हम तो इसलिए अडेप्टिव हैं क्योंकि हम प्योर ऑफलाइन के थे, फिर प्योर ऑनलाइन के हो गए, फिर प्योर ऑफलाइन के आ गए, तो हम तो ढले हुए हैं क्या। हाँ, अब हाइब्रिड समझ लो एक तरीके से, ऑनलाइन भी चल ही रहा है, क्योंकि अब देखो प्राकृतिक चीजें, जैसे अभी हीट वेव आ गए, ठीक है, सुनने में ना 2026 में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए फिर से, ठीक है, तो वो हीट वेव तो आएंगे, मान के चलो, ये चीजें इफेक्ट पड़ रहा है, पर माइक्रोवियल चीजें अब आती रहेंगी हर 2-3 साल बाद, समझ रहे हो, क्योंकि तुम जिस फील्ड में जा रहे हो ना, उस फील्ड के डॉक्टरों के माउथ में खून लग चुका है, तुम जानते नहीं उस चीज को, फार्मा कंपनी के शेयर यहां से यहां पहुंच गए, जो डॉक्टर जिनके छोटे छोटे क्लिनिक हुआ करते थे आज कोठियां बन गई हैं उनकी, जो डॉक्टर मारुति 800 में चला करते थे आज वो मतलब समझो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाइक BMW, समझ रहे हो ना, लैम्बोर्गिनी भी ले रहे हैं लोग क्या, और जो डॉक्टर पहले यहाँ इंडिया के अंदर रहा करते थे सब शिफ्ट हो गए बाहर, समझ रहे हो ना। मतलब तुम्हारा फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो फ्यूचर में जाकर पता नहीं क्या करेगा, मतलब पैसे की कमी नहीं है पर तुम सेट हो गए तो, पर ईमानदारी से काम करो तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा, ईमानदारी से काम करो, पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, समझ गए ना मेरी बात, नेचुरली आएंगी नहीं तो नेचुरली क्रिएट की जाएंगी, लाइक कोरोना, ये क्रिएट नेचुरली नहीं था, क्रिएटिव था, हाँ क्रिएटिव क्रिएट किया गया था, ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात। और कुछ छुटपुट आएंगी क्योंकि अब रेजिस्टेंस पावर आ गई है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लोग बीमार होना चालू, बीच में बहुत सारे स्ट्रेन आए थे तुम्हें पता ही नहीं चला, एक बार इतनी चीजें हो गई ना, तो चीजें आती रहेंगी और क्लिनिकों पर भीड़ मिलेगी तुम्हें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कई हजार पर एक डॉक्टर है, सोने से काम नहीं बनेगा, जो सोबे सो खोबे, पीछे पीछे, बट ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो डॉक्टर कितनी, मैं बात कर रहा हूँ उस फील्ड की, ठीक है, तो ध्यान रख बेटा, चला जाएगा सारा काम, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखो और कैसे भी करके निकल जाओ। क्या पेशेंट, पेशेंट जाना, पेशेंट भी आना जरूरी है, कौन है ये, तुम ये पेशेंट ही बनाना लोगों को, आ जाओ, क्योंकि इधर आ जाओ, एक योगा सेंटर था, ठीक है, वहां पर डॉक्टर भास्कर है, वो नेचुरोपैथी सेंटर योगा सेंटर चलाते हैं, मैं भी एक दिन कैंप ज्वाइन किया उनका, तो वहां मैक्सिमम डॉक्टर आते थे, मैक्सिमम डॉक्टर्स ज्वाइन किए थे उसको, तो और भी लोग यूज डॉक्टर्स बहुत है, पूछा कि प्रोफेशन पूछे टीचर्स के, डॉक्टर्स के, डॉक्टर ने बहुत लोगों ने हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से कि सर जो हम आपको सिखा रहे हैं वो अपने पेशेंट को बताइए, तो एक डॉक्टर मुस्कुराने लगा, ठीक है, उन्हें सर अपने पेट पर लात मारनी है क्या, नहीं समझ में आया, कोई डॉक्टर आपको वो चीज नहीं बताएगा जिसमें आप हेल्दी रहो, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जब फोन करता हूं, यार अभी बात मत कर, सीजन चल रहा है इस समय, बाहर लाइन लगी हुई है, शाम को बात करेंगे, मतलब इतना खुश था पूछे मत, सीजन चलने का मतलब है, समझ गए ना मेरी बात, तो डॉक्टरों की रोजी रोटी दूसरों के दुख पर डिपेंड है, ये समस्या है, समझ रहे, वो कह रहा है सब पेशेंट तो आने चाहिए, तो पेशेंट बना देगा वो तो ढेर सारे, तो एक्चुअल में ये सच है, ये चीजें ऐसी हैं, ठीक है, पर इसको अगर पॉजिटिव वे में करो ना चीजें ठीक है, ठीक है, बस यही भगवान से प्रार्थना करो कि सब चीजें ईमानदारी से हो, समझ रहे हो, जिससे कि टीचर्स का और स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गलतियां होती हैं वो रिपीट ना हो,
पर इस बार मतलब जो हो रहा है हंगामा जरूरी है, जिससे कि आगे डरे कोई भी इंसान कुछ भी गड़बड़ करने से पहले। जिन बच्चों के लाखों रुपए गए हैं वो भी डरे किसी को रुपए देने से पहले। गए गए, अब किसी के मिल नहीं रहे, वो कहाँ गए पता ही नहीं। ठीक है, अब वो सर पकड़ के बैठे होंगे जिन्होंने सोचा कि पैसे हैं हम, समझ रहे हो, कर लेंगे। अब जो भी है वो होगी जो होनी है। तो अब वो डरे आगे फ्यूचर में कोई तुमसे कहे कि यार मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दे तुझे ये कर दूंगा, गलती से ही मत दे देना। गए, समझ में आया? ईमानदारी से काम कर लो, ज्यादा बेटर है। वापस आ रहे हैं। अब लास्ट हम एंटर कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, याद आ गया हो? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात की थी, याद आया? अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं तो मैंने बताया था ये मैं पूछूंगा तुमसे। ठीक है, दो तीन चीजें बताई थी मैंने। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं, याद आ गया हो? एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात की थी, याद आया? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में कितना कितना परसेंट होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना परसेंट होता है, जरा बताओ कितना? 97 से 90। भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के HbO2 की फॉर्म में, याद आया? और प्लाज्मा के थ्रू बात करूं तो मैं मात्र 2 से। अब मैं तुमसे कहूं यार ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा जा रही है, प्लाज्मा के साथ कम जा रही है, क्यों? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। भाई ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए ऑक्सीजन इसका रूप पकड़ती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है प्लाज्मा के अंदर तो प्लाज्मा के थ्रू कम जाती है। सॉरी उल्टा बोल गया, सॉल्युबिलिटी इसकी कम है इसलिए प्लाज्मा के थ्रू कम जाती है। ऑक्सीजन प्लाज्मा में कम सोल्यूबल होती है, घुलनशीलता ऑक्सीजन की प्लाज्मा में कम होती है, इसलिए 2 से 3% ही प्लाज्मा के थ्रू जाती है। इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संग जुड़ करके बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। आई या नहीं आई? ठीक है, फिर फाइनली मैंने यहां बात की थी, ठीक है, CO2 का अगर मैं बात करूं, CO2 का एक तो बताया था मैंने, परसेंट लिख दिया, ठीक है। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा हीमो, नोट्स जो मैंने डाल रखे हैं उन्हीं से लिखना, ये तो बस रिवीजन वाले नोट्स हैं, ठीक है, उनसे करना, वो प्रॉपर बनाए। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का मतलब है HbCO2, कितना परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होती है? ठीक है, अगला मैंने बताया था बाई कार्बोनेट आइन, बाई कार्बोनेट आइंस कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है? 70%। ये हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रही है, ये प्लाज्मा के थ्रू हो रही है, थ्रो प्लाज्मा। अब प्योरली प्लाज्मा के थ्रू कितने परसेंट होती है? प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट? तो प्लाज्मा के थ्रू टोटल कितना परसेंट हो रही है? 77% प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मेरे यहां तक डाउट है किसी को? क्लियर है बेटा? इधर बेटा पीछे क्लियर है? तुम कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। एक ऑफलाइन की ये दिक्कत हो रहा है, एक तो इतने सारे बच्चे देख करके एक दूसरे पूछते नहीं है, ठीक है, पूछ लिया करो। हाँ नहीं तुम्हारे तो पता है पूछ लोगे, नए बच्चों कह रहा हूँ जो आते हैं ना तो तुमको हेजिटेशन सी रहती है, 2-3 क्लासों में हेजिटेशन निकलेगी पर कुछ चीज छूट ना जाए। समझ रहे हो ना तुम लोग? तुम तो सब समझ गए होगे ना। मैं नए बच्चों से अभी तुम नया एडमिशन लिया है ना अभी नया, हाँ ड्रेस नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा पूछ लेना, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, एकदम बिंदास होकर के। फाइनली हमने बात की थी, अच्छा इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना हीमोग्लोबिन करता है, ये कितना करता है, ये कितना करता है, इसमें कोई डाउट है? मतलब हम जानते हैं 100 ml जो ब्लड की कैपेसिटी है, 20 ml, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम में ये हीमोग्लोबिन होता है, इतनी ऑक्सीजन को करता है, तो 15 कितनी करेगा? कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। फाइनली इसके बाद मैंने अच्छा अच्छा इसमें एक चीज जो कराई थी मैंने, याद हो आपको? ट्रक चलवाया था, याद आ गया? हाँ अगर मैं आपसे कहूं, याद आया नहीं आया? ये टिश्यू है, इधर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, इधर स्ट्रेनस, जब आप पर स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है। और मैं कहूं ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, CO2 बना रहा है, यहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा कम होगा? यहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, यहां का मतलब है यहां नॉर्मल कंडीशन, आप रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हो, आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम? जब आप एक्सरसाइज करोगे उस समय आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा, CO2 का फॉर्मेशन ज्यादा, इस कंडीशन में।
स्ट्रेनस कंडीशन में। समझ गए ना मेरी बात? अगर मैं आपसे कहूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जा रहा है टिश्यू के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास, दोनों कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हाँ या ना? सॉरी, डी क्या गया, ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है अरे टिश्यू के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न हो रहा है वापस लंग्स के पास, वापस लंग्स के पास। कोई डाउट? बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब नॉर्मल कंडीशन हो या स्ट्रेस कंडीशन हो, यहां तो ऑक्सीजन का लेवल वही होगा, कितना होगा, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन कितनी होगी, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां पर कितनी होगी, अगेन वही 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। कोई डाउट? अब मैं आपसे कहूं बेटा, समझना मेरी बात, ये आरबीसी आ चुकी है यहां पर, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रेकडाउन कम होगा, तो इसमें जो ऑक्सीजन होगी 100 ml, समझना 100 ml ऑक्सीजन, सॉरी 20 ml, 20 ml ऑक्सीजन में से कितना ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाएगी, ओनली 5 ml जाएगी। कोई डाउट? और इसके बदले में कितना CO2 उसके अंदर आ जाएगी, 4 ml। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे पर 100 ml ऑफ ब्लड, कितना, 5 निकल गई तो कितना रह गई, CO2 कितनी आ गई? कोई डाउट? पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ऐसे ही जब एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, 20 में से कितनी गई यहां पर, 5 का 15 कर दो, कितनी CO2 आ गई, 4 का 14 कर दो। ठीक है, तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी रह गई, 15 निकल गई, 5 रह गई, 14 आ गई ऑक्सीजन CO2। कोई डाउट? ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया था वहां पर। ठीक है, उस नोट्स वहीं से बनाओगे, यहाँ तो सिर्फ ओनली समझा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आपसे पूछेगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन होता है, सॉरी सॉरी, ठीक है 100 ml, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, 20 ml में से 5 चला गया, 15 रह गया, 4 CO2 लोड हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन पढ़ रखी हो ना, जो अभी मैंने क्लास ली थी 7 दिनों के अंदर। ठीक है भाई, 20 में से कितना चला गया, कितना आ गया भाई, 15 चला गया, 5 ही तो रह गया, और 14 ही आ गया। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर नॉर्मल कंडीशन में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, समझ रहे हो, उसकी कंडीशन आ गई। ये कॉमन रहेगा, यहां ध्यान रखना है, 5 जाता है, यहां 15 जाता है, यहां 4 लोड होता है, 14 लोड होता है, बस। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं। ये कर्व एस शेप बनता है, एस शेप, क्यों, सिग्मोइड, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के संग कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है, एक ऑक्सीजन बाइंड करने का मतलब कितना परसेंट सैचुरेशन, अब कितना परसेंट सैचुरेशन, अब कितना परसेंट सैचुरेशन, अब कितना परसेंट सैचुरेशन, यानी एक बस में 4 बैठने की सीट है, अगर उस बस में एक इंसान आके बैठ जाएगा तो कहेंगे बस 25% सैचुरेट हो चुकी है, संतृप्त हो चुकी है, नहीं आया क्या, फिल हो चुकी है। 2 बैठ गए तो 50% हो चुकी है, 3 बैठ गए तो 75% हो चुकी है, 4 बैठ गए तो 100%। चारों बैठ जाएंगे उसके बाद क्या एक भी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है? इसीलिए कर्व कैसा बनता है, एस शेप, अपने आप एस शेप आ जाए। ये हो गया। कोई डाउट? हाँ है ना? पक्का? किसी कोई डाउट है? चलो ठीक है, जितना मैं आज करा पा रहा हूं, जो रह जाएगा वो आप उस वाले लेक्चर से देख लोगे, देख लोगे ना? ठीक है, जैसे कल मैं नया चैप्टर ही कराऊंगा, हाँ वो तो मैं बता ही रहा हूं ना, अभी टाइम है ना, मैं यूज कर लूंगा, तूने टाइम उधर भी तो ले लिया था ना। हाँ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अगर मैं कहूं कि बेटा 50% हीमोग्लोबिन, 50% हीमोग्लोबिन जिस पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पी। एक नॉर्मल व्यक्ति की P50 वैल्यू कितनी होती है, 26 mm। ये 26 क्या है, इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटा, जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग सैचुरेट हो जाता है, यानी 50% बस ऑक्सीजन के संग भर जाती है। नहीं आया क्या? ठीक है, इतने पार्शियल प्रेशर पर अगर ये कर्व
इधर उधर शिफ्ट होता है तो इसकी वैल्यू पर भी इफेक्ट आएगा, मतलब कर्व राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, जैसे इधर कर्व चला गया, ये चला गया, तो अब वैल्यू यहां पर आएगी, कर्व इधर चला गया तो वैल्यू यहां आएगी, नहीं आया क्या? यानी कर्व अगर इधर उधर शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, ये कर्व किस किस के बीच में खींच रहे हैं भाई? ये तो ये क्या, परसेंटेज सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ HbO2, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन दो के बीच में खींच रहे हैं। सिग्मोइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एस शेप आ रहा है, हाँ है ना, समझ रहे हो? एस शेप क्यों आ रहा है? सर देखो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और यहाँ घटना चालू हो गई, यानी यहाँ पर ऊपर नहीं बढ़ेगी, यानी ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट नहीं हो पाएगा। एक बार 100% सैचुरेट हो गया तो, जैसे सैचुरेशन बढ़ा, सैचुरेशन बढ़ा, सैचुरेशन बढ़ा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चारों ऑक्सीजन सैचुरेट जुड़ जाए, उसका कितना भी ऑक्सीजन बढ़ा दो, हीमोग्लोबिन सैचुरेट नहीं होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, अब मैंने उसको ऐसे समझाया था बेटा कि मान लो ये कर्व कहां शिफ्ट हो गया, मान लो ये कर्व कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, अनफेवरेबल, कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट। आप समझना, राइट शिफ्ट होगा तो फेवरेबल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन, और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो फेवरेबल कंडीशन। अगर मैं कहूं अनफेवरेबल कंडीशन में आपका HbO2 एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन होगा? अच्छा, फेवरेबल कंडीशन में HbO2 एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन? एसोसिएशन, क्लियर बिल्कुल, हाँ है ना? इस वाली बात किसने, ये वाली बात किसने बोली थी? इसको क्या बोलेंगे, बोर्स, इसको क्या बोलेंगे, हेल्डन इफेक्ट। कोई डाउट? अच्छा, वो कौन सी कंडीशन है जो अनफेवरेबल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दूं घटा दूं? CO2, ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? अगर मैं किसी भी जगह की पीएच कम कर दूं, मतलब HN क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पीएच कम का मतलब है 7 से नीचे आ रही है, एसिडिक कंडीशन, और HN अगर बढ़ेंगे, पीएच कम होगी, ठीक है, तो फेवरेबल हो क्या अनफेवरेबल? टेम्परेचर यहां बढ़ेगा घटेगा? ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और कर्व राइट शिफ्ट होगा, अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा, नियर टिश्यू होगा नियर लंग्स होगा? नियर टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के पास आपको पता है CO2 का लेवल ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए HN ज्यादा होते हैं, इसलिए पीएच कम होती है। डिसोसिएशन बढ़ जाता है क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा चल रही है। क्लियर बिल्कुल? P50 वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? क्योंकि राइट शिफ्ट होने का मतलब है P50 वैल्यू पहले जो यहां थी अब वो यहां हो गई, ठीक है, लेफ्ट का मतलब है कम हो गई। क्लियर बिल्कुल? इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कोई डाउट? उल्टा कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का है तो पूछ लो, ठीक है, फिर भी एजिटेशन तो मुझसे आज पूछ लेना, मतलब आज इस चैप्टर को दिमाग में सेट कर लेना, कल नया चैप्टर एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आज रिवीजन इसलिए जरूरी था, थोड़ा गैप हो गया ना, अच्छा अरे ठीक है, अभी थैंक यू नहीं है, इसमें स्लाइड ऐड नहीं थे, मैं बता रहा हूं मैं। अब सुनो मेरी बात, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में पहले CO2 लोड करने पड़ेगी ना, तो लोडिंग कहां होगी, नियर द टिश्यू होगी नियर द लंग्स होगी? भाई जहां CO2 बन रही है वहीं तो ट्रांसपोर्ट होगा, और बन कहां रही है? कोई डाउट? तो टिश्यू के पास पहले आरबीसी या ब्लड जाएगा, वहां पर लोडिंग होगी। अब लोडिंग 3 फॉर्म में होती है, एक तो प्लाज्मा के थ्रू चलेगी 7%, उसमें कोई डाउट है नहीं। अब CO2 सीधी आरबीसी में जाएगी, 23% CO2 आरबीसी में जाएगी, क्योंकि एक आरबीसी के अंदर एक दो नहीं मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। क्लियर बिल्कुल?
और उनमें से हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन लेकर के आया था ना, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। जब CO2 आरबीसी में जाएगी तो कुछ परसेंट HbO2 को क्या करेगी? डिसोशिएट, और खुद जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी? HbCO2। ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो कितना परसेंट CO2 आरबीसी में एंटर करके कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाती है? कितना परसेंट? 23% ही तो बनाती है। तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बनाऊं डायग्राम बनाऊं क्या? अब एक के लिए क्या बनाओ, फिर तुमसे पूछ लियो आकर के। ठीक है, सिंपल समझो, पूरा एनिमेशन समझो कि CO2 गई, HbO2 को तोड़ा और CO2 हीमोग्लोबिन जोड़ करके HbCO2 बना लिया। कितना परसेंट? 23%। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, कोई डाउट? अब रिमेनिंग CO2 गई 70%, उसने अंदर जाकर के H2O से मिली और क्या बना लेगी? H2CO3। क्लियर बिल्कुल? अब यही H2CO3 टूटेगा, ये H2CO3 टूटेगा, किसमें टूटेगा? H आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। H आयन अंदर रह जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएंगे। पूरा इमेजिन करो, बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको बाहर भेजने वाले प्रोटीन लगे हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो उनको बाहर भेजेंगे, अपने आप डिफ्यूजन बाहर तेजी से होगा, बनते जाएंगे निकलते जाएंगे। बाहर बाइकार्बोनेट आयन जाएंगे, सोडियम का हाथ पकड़ेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और धीरे धीरे प्लाज्मा के थ्रू 70% CO2 का भी डिफ्यूजन हो गया। कोई डाउट? अंदर क्या रह गए? H आयन, और जहां H आयन होते हैं वहां की pH कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, pH कम हो जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे केस में एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, आरबीसी गई काम से। तो अब कोई ऐसा होगा जो इन H आयन से आरबीसी को प्रोटेक्ट करेगा, वो कौन होगा? कौन होगा? हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और H आयन से बाइंड करके क्या बना लेगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगा, HHB बना लेगा। क्लियर बिल्कुल? और HHB बनते ही क्या हो गया? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल? ये समझ में आया नहीं आया? यानी यहां पर CO2 लोड हो चुकी है। क्लियर बिल्कुल? ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है, टिश्यू में चली गई। अब बात आएगी नियर द लंग्स। अब इसकी उल्टा रिएक्शन हो जाएगी नियर द लंग्स। याद आ गया होगा, रिएक्शन जस्ट उल्टी होगी। यानी अगर मैं ऐसे करूं, समझना मेरी बात। अरे पेन मेरे पास है ना वो? हाँ, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर क्या हो रहा था भाई, CO2 सीधी अंदर आ रही थी आरबीसी के अंदर, H समझना, अरे HbO2 इसके आने से क्या होता? टूट रहा था, ऑक्सीजन बाहर जा रही थी और क्या बन गया था यहां पर? HbCO2। इसमें कोई डाउट? फिर बची हुई CO2 आरबीसी में आती है, H2O से मिलती है और क्या बना लेती है? H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर यहां पर क्या होता है? यही H2CO3 टूटती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H आयन और HCO3 आयन में। कोई डाउट? ये चले गए बाहर, आरबीसी के बाहर जाने दो। अंदर कौन से बचे? H आयन। अब अंदर मैंने बताया था यहां पर बचा हुआ HbO2, इस H आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा HB के अंदर, और बाहर कौन निकल गई? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हो रही थी। अब इसका उल्टा रिएक्शन लंग्स में होगी। लंग्स में क्या होगी? यहां बस ध्यान रखना, यहां पर HbO2 था ना, O2 ही लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन ऐसा कर देता हूं, एरो चेंज कर देता हूं, ठीक है? और क्या हो जाएगा यहां पर? HbCO2। सेम यही रिएक्शन है, पर इस बार यहां कौन निकलेगी बाहर? कौन अंदर आएगी? ओनली रिवर्स कर दिया, CO2 की जगह ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन से CO2 निकल रही है। एरो जो इधर था वो मैंने इधर कर दिया। सेम रिएक्शन यही है। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही यहां पर होने वाला है। ठीक है क्या? H2O प्लस CO2, एरो चेंज कर दूंगा बस मैं, और कुछ भी नहीं। H2CO3, यहां पर भी सेम वही होगा, H2CO3, एरो चेंज कर दूंगा और कुछ भी नहीं। H आयन और HCO3 माइनस। क्लियर बिल्कुल? और यहां पर क्या होगा? HbO2 सेम ऐसे ही रहेगा, एरो चेंज कर दिया मैंने, और क्या बन गया? HHB। बाहर कौन निकलेगा इस बार? CO2। अंदर कौन जाएगा इस बार? O2। ठीक है, यहां पर मैंने बताया था बाइकार्बोनेट आयन बाहर से अंदर आएंगे तो क्लोराइड आयन बाहर जाएंगे। यहां मैंने बताया था बेटा बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएंगे तो क्लोराइड आयन अंदर आएंगे। याद आया?
कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां पर भी था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां भी था। अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर? ये रिएक्शन चल रही थी नियर द टिश्यू, वो रिएक्शन चल रही है नियर द, यहां पर क्लोराइड शिफ्ट होगा, यहां पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा, यहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यहां पर HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रेक डाउन यानी ब्रेकअप, यहां पर HbO2 का पैचअप हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल? रिएक्शन रिवर्स में चल रही है और कोई भी अंतर नहीं है। जिसके समझ में ना आए वो पूछ ले यहां पर, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। हाँ, हाथ उठा के पूछा करो, ऐसे नहीं नहीं बता, नहीं पूछने वाली बात पूछ रहा हूं मैं, बताओ मत, पूछो, बस पूछना है तो, नहीं आया तो पूछो, आ गया तो मान के चलो सबको आ गया, हो गया। चलो कुछ और, उसी पर आ रहा हूं। अब मैं रेगुलेशन की बात करता हूं, ठीक है। अगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो मैंने देखो 2 रेगुलेशन बताए थे आपको, याद आया होगा। एक तो मैंने बताया था नर्वस रेगुलेशन, एक बताया था मैंने केमिकल रेगुलेशन। अगर नर्वस रेगुलेशन की बात करते हैं, किसकी नर्वस रेगुलेशन की बात करते हैं, तो रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर बिल्कुल, मेन वही है। अब उसको रेगुलेट करने वाले पोन्स भी होते हैं या बॉडी के अलग सेंटर भी होते हैं, पोन्स भी होते हैं या बॉडी के अलग सेंटर भी होते हैं। क्लियर है बिल्कुल, समझ रहे हो ना? आप समझो, ठीक है। जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही इसको कंट्रोल कर रहा है, पर उसका भी कौन सा पार्ट, डोर्सल है वेंट्रल? क्लियर बिल्कुल, डोर्सल ऊपर वाला होता है, वेंट्रल नीचे वाला होता है, डोर्सल वाला पार्ट उसको कंट्रोल करेगा। जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो तो वेंट्रल वाला पार्ट कंट्रोल करेगा। क्लियर बिल्कुल। नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, कौन कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स, यानी इन 2 मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है DRG। याद आया? इन 2 मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है DRG, रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं करना, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और जब आप दौड़ लगाते हो उस समय आपका VRG काम करेगा, तब वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। क्लियर है? क्योंकि इन 2 मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक ही काम होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। समझे नहीं समझे? और पोन्स क्या काम करते हैं? पोन्स एमओ को सिग्नल भेजते हैं। जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं ना, तब क्या हो रहा है, सांस ले नहीं पा रहे हो आप, दौड़ लगाने के बाद आप आपसे गहरी सांस लो, नहीं ले पाओगे आप, नहीं रुकी नहीं रही है, नहीं समझ में आया ना? क्योंकि आप उस समय पोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पोन्स का काम करते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, आप डीप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, तो उस समय रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाएगा। आया नहीं आई? आ रही ना बेटा? पक्का? हाँ, यहां तुम फालतू में यस सर मत बोलना, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि रिवीजन में एक बार मैं पूरा कवर कर लूंगा, जिससे कि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर पाऊं। फिर भी डाउट पे मुझसे पूछ लेना, कुछ भी चीज रह जाती है तो। क्लियर है? ठीक है, चलो फाइनली ये समझ में आ गया कि जो नर्वस रेगुलेशन है उसके अंदर मेन रेगुलेटिंग सेंटर एमओ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पर जब भी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करते हैं, जो अपनी इच्छा से करते हो, तो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? सेरिब्रम। जब भी हम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, जो समय आप कर रहे हो बिना सोचे समझे, इसकी बात करते हैं, तो कौन इन्वॉल्व होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कोई डाउट? तुम समझ रहे हो ना आगे? पक्का? हाँ, सोच समझ के बोलना, जब मैं पूछूंगा ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आया पूछ लो, जब मैं पूछ रहा हूं नहीं आया 10 बार पूछो, फिर तुमको हाँ आ गया और फिर मैं पूछूंगा फिर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ, तो फिर ध्यान रखना इस वाली बात का। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, डर गए तो भाई, जो ढंग से बोल। इस कमरे में अभी मैं 4-5 बढ़िया से एसी लगा दूं, चिल्ड, समझ रहे हो? और इन बेंचों की जगह सोफे पे तू बैठा हो, ठीक है? और फिर अचानक से तुझे उठा करके मैं बाहर धूप में खड़ा कर दूं, लोहे की बेंचों पर बैठा दूं, अब तेरे लिए उधर राइट शिफ्ट होगा या कैसा होगा? नॉर्मल से ये कंडीशन क्रिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा? यानी मोर फेवरेबल, नॉर्मल से ज्यादा फेवरेबल। नॉर्मल का मतलब है आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कम काम कर रहे हो, नॉर्मल कंडीशन। अच्छी कंडीशन क्रिएट करते हैं फेवरेबल, और बुरी कंडीशन क्रिएट करते हैं अनफेवरेबल।
P50 वैल्यू घट जाएगा। घटने का मतलब है कम ऑक्सीजन में 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। राइट का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तब 50% ट्रक भर रहा है। यानी ट्रक ऐसा कंडीशन में तुम भर रहे हो, ऑक्सीजन निकल रही है, भर रहे हो निकल रही है, नहीं आएगा, भर ही नहीं पा रहा था। और ज्यादा कंडीशन है आपने उतनी डाली, भर गया, वो बर्बाद नहीं हो रहा, नहीं आया। जब मोर फेवरेबल कंडीशन होगी तो P50 वैल्यू कम हो रहा है, नहीं कम ऑक्सीजन में ही 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो तुम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डाल रहे हो, तब जाके 50% सैचुरेट हो पा रहा है ज्यादा ऑक्सीजन में, अनफेवरेबल कंडीशन है। P50 वैल्यू बढ़ गई, बढ़ना अच्छी बात नहीं है, कम होना अच्छी बात है। आई नहीं आई? और कोई डाउट? ठीक है, अब फाइनली हम बात कर रहे हैं केमिकल रेगुलेशन। याद आया? केमिकल रेगुलेशन लाइक अ सेंसर। पानी के सेंसर होते हैं ना, पानी की टंकी में लगे होते हैं, पानी पानी टकराता है तो बच पड़ते हैं, गैस लीक हो गई बच पड़ते हैं, नहीं लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो फायर डिटेक्टर होते हैं होगा, सेम वही सेंसर नेचर ने लगा रखे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है CSF, वहां लगा रखा है नियर द एमओ। एक हमारे एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी होती है, ब्रेन में ब्लड लेके जाती है, वहां लगा रखे हैं दो। अगर आपके ब्लड में या CSF में HIN और CO2 बढ़ेंगे, अपने आप सेंसर सिग्नल भेजेंगे एमओ के पास, एमओ रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देगा जिससे कि CO2 बाहर आए और ऑक्सीजन अंदर जाए। समझ में आया? बस ये समझो, केमिकल रेगुलेशन बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर विच सेंसिटिव फॉर HIN और CO2। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, HIN एंड CO2। अगर HIN और CO2 का लेवल बढ़ेगा, ये सेंसर एमओ के पास सिग्नल भेजेंगे, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, ऐसे ही ये भाई ब्लड के अंदर के भी लगे होते हैं और आपके CSF में भी लगे होते हैं। CSF का मतलब है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वो ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही बनता है। ठीक है, उसमें भी सेम वही चीज, गैसेज होती है, सब कुछ वैसे ही होता है। उसमें HIN CO2 बढ़ जाएंगे तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर काम करेंगे, और अगर ब्लड के अंदर HIN और CO2 बढ़ेंगे तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर काम करेंगे। कीमोरिसेप्टर सिग्नल एमओ के पास भेजते हैं, एमओ रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देता है। कोई डाउट? अरे ऐसी नो सर नहीं, यहां मैं ड्रॉ करके बता दूंगा उसको मैं। आ गया ना? नहीं आया? केमिकल वाला सिंपल है। देख, अगर तेरे ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, दो फ्लूइड है तेरे पास, एक तो ब्लड है, एक क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में भरा हुआ है। मान ले तेरे ब्लड में तूने आज कोल्ड ड्रिंक झिक पेट पी, फ्री की मिल गई आज, मान ले, ठीक है, और तूने कहा इतने दिनों बाद फ्री की मिली, आज छोड़ूंगी नहीं, नहीं आया क्या भाई, मिल गई, ठीक है, आज तूने पूरी 2 लीटर की बोतल कोल्ड ड्रिंक की पी ली, और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2। अब CO2 का लेवल तेरे ब्लड में अगर बढ़ेगा, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा, और CO2 HIN बढ़ेंगे तो तेरी फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल, अनफेवरेबल है ना, तुरंत सिग्नल कहां जाएगा, यहां पर क्या लगे होंगे, कीमो रिसेप्टर चिप, जैसे इनकी लेवल बढ़ेगा ना तो कीमो रिसेप्टर होंगे, यहां पर क्या होंगे, कीमो रिसेप्टर्स, सिग्नल कहां भेजेंगे, एमओ के पास, एमओ क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ ब्रीदिंग। आया नहीं आया? अगर यहां बढ़ रहा है तो नो डाउट आपके जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड है ना उसमें भी ये बढ़ेगा, उसमें अगर CO2 और HIN बढ़ा, मान लो बढ़ गया, तो ये भी सिग्नल कहां भेजेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये सेंसर है, चिप लगी हुई है ब्रेन के अंदर, यहां पर लगी हुई है, यहां पर लगी हुई है ब्लड के अंदर, दो फ्लूइड के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एक ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड के फ्लूइड के अंदर ये बढ़ते हैं तो सिग्नल इनके पास भेजेंगी चिप, कीमो रिसेप्टर। अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में HIN CO2 बढ़ते हैं तो यहाँ जो चिप लगी हुई है, कीमो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, सिग्नल इसके पास भेज देंगे, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देगा। सिंपल सी बात, ये तो बहुत सिंपल है। आया नहीं आया? लास्ट में डिसऑर्डर की बात की थी, 3 डिसऑर्डर मैंने बताए थे, एम्फाइसीमा जो धुएं के छल्ले उड़ाते हैं, तुम में से कोई है नहीं ना, तुम में से तो कोई नहीं है पक्का? अगर पकड़े गए ना समझ लेना जूते पड़ेंगे सड़क पर ही, नहीं आई क्या, समझ गए ना? हाँ, ध्यान रखना ये वाली बात। तो CO2 अगर बढ़ाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ेगी, आपके एल्वलाई डैमेज होंगे, और एल्वलाई डैमेज होंगे सरफेस एरिया घटेगा, इसको एम्फाइसीमा बोलते हैं, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है, क्रोनिक। ऐसा ही क्रोनिक डिसऑर्डर और हम आपको पढ़ाएंगे बॉटनी के अंदर, जब आप पॉल्यूशन पढ़ोगे, याद आया, वहां पर एस्बेस्टोसिस वहां दे रखा है एनसीईआरटी में, या नहीं दे रखा, वहां दे रखा है, इट इज ऑल्सो क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है आज की डेट में लंग कैंसर का केस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, मैं रियल डेटा बोल रहा हूं, मैं रियल डेटा जो अभी मैं देख रहा हूं,
लंग कैंसर मेल्स के अंदर बहुत बढ़ रहा है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ठीक है, ये तेजी से बढ़ना चालू हो गए। और जो छोटे बच्चे वो यंगर्स हैं, उनके अंदर गट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। माउथ का, ईसोफेगस का, लोअर इसका कारण समझ में आ गया? समझ रहे हो? जो हम बाहर का फूड खा रहे हैं ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग। डिब्बे बंद जितने भी फूड होते हैं, डब्बे बंद का मतलब है जो पैकेट्स में आते हैं, उनमें सब में पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं। हर कंपनी अपने स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डालती है इंडिया के अंदर, तो इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इंडिया एक हॉट स्पॉट बन चुका है कैंसर का, हॉट स्पॉट, बहुत ज्यादा, कल्पना से ज्यादा। मतलब तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा ये चीज, तो तुम देखोगे जो कैंसर के इंस्टीट्यूट कम पड़ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है कैंसर की इस समय। हाँ, नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का दो तीन चीजें, एक तो हार्मोनल की वजह से भी है, और भी चीजें हैं जो केस देखने को मिल रहे हैं। अभी छोटो, अभी दो तीन एमबीबीएस की स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे अभी मेरी मदर को भी ट्रीटमेंट चल रहा है सारा का सारा, 4th स्टेज में वो भी, तो मैंने उससे भी सारी बातें पूछी, उसको खुद मेडिकल की स्टूडेंट होते हुए भी उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको सारी नॉलेज है, क्योंकि वो मतलब मेडिकल कॉलेज में ही है, तो सारे डॉक्टर से मतलब नॉलेज है उसको। मैं बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है। एक तो ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस गट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली है, पर इनडायरेक्टली लिवर कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और अदर टाइप के कैंसर को भी एक्सपोज कर रहे हैं। लंग कैंसर डायरेक्टली जो एक्सपोज हो रहा है, इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट थे, उनके आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों का डीएनए वीक हो रहा है। कैंसर क्यों होता है? कैंसर इज अ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन कैंसर को क्रिएट कर देता है, समझ रहे हो ना? अगर आपके डीएनए की कॉइलिंग लूज, तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी है जेनेटिक्स, क्या डीएनए की बाइंडिंग समझते हो? जैसे से हम कमजोर होते जाएंगे, हम वीक होते जाएंगे, हमारी कॉलिंग लूज होती जाएगी। जितनी कॉलिंग हमारी टाइट होगी, हम उतनी एडवांस होंगे। आपने अगर मूवी देखी हो सिक्स्थ एलिमेंट, देखिए क्या, उसमें कुछ एलियंस के डीएनए का कंपैरिजन किया है अपने इंडियंस के डीएनए से। उनके डीएनए हाईली कोइल्ड दिखाए हैं उसके अंदर, हमारा डबल हेलिक होता है, उनको ट्रिपल हेलिक दिखाए, वो एक्चुअल में कंसेप्चुअल थोड़े बनाई है उन्होंने, तो मैंने अगर देखी हो तो मैं कोरिलेट कर सकता हूं। यानी सीधी सी बात है, जितना हमारे डीएनए की कॉलिंग बेटर होगी, समझ रहे हो, उतनी म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी कम होगी। जितने हमारे डीएनए के अंदर थायमीन, थायमीन तो समझते हो ना, थायमीन का रिपीटेशन ज्यादा होगा, तो म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। किसी को भी कैंसर होता है तो डॉक्टर पूछता है फैमिली में किसी को तो नहीं है? अगर फैमिली को में किसी को है, मतलब थायमीन रिपीटेशन तो नहीं है वहां पर, वो रिपीट जेनेटिकल बच्चों में भी आएगा, ठीक है। उनको फिर एहतियात ज्यादा दी जाती है कि भाई डब्बाबंद चीजें मत खाओ, म्यूटेशन से बचो, कहीं एक्सरे का चल रहा है तो वहां कमरे में मत खड़े हो, मतलब आपको म्यूटेशन से बचना है, सिंपल सी बात, समझ में आया? तो एम्फाइसीमा समझ में आ गया। दूसरा मैंने बताया था यहाँ पर एस्थमा, एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जी की वजह से होता है। तीसरा मैंने बताया था यहाँ पर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वो ऑक्यूपेशनल का मतलब है अगर आपके कोई पार्टिकल लंग्स में जा रहे हैं तो लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस कर देते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब है कोलेजन फाइबर की मात्रा को बढ़ा देंगे, इसकी वजह से लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई डाउट? क्या क्या लगा है? नहीं, भूख चले जाओ, अच्छी बात है, खा लो, टाइम है अभी, 10 मिनट है अभी, 12:15 क्लास होगी ना स्टार्ट। हाँ, तो अभी टाइम है 10 मिनट। अब सुन लो मेरी बात, किसी को फिर भी इस चैप्टर में कोई डाउट रह गया हो, पूछना चाहता है, तो आज डाउट काउंटर पे आके मुझसे पूछ लेना, अगर एक्चुअल में डाउट है तो, नहीं तो सारे टाइम को यूटिलाइज करना रिवीजन के अंदर। समझ गए ना मेरी बात? जिससे कि कल मैं चालू करूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सब लोग कमर कस के आएंगे कि हाँ भाई चालू हो रहा है आज से। कोई डाउट? ठीक है, आज तक ही रखते हैं। वेलकम बेटा। और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज एक बार लेक्चर को देख लेना वहां से, ठीक है? ओके, ठीक है, और नोट्स थोड़ा प्रॉपर बना लेना। और सर्कुलेटरी सिस्टम कल से चालू हो रहा है, कल से एकदम अप टू डेट रहना, ठीक है? हाँ बेटा, बोलो। अच्छा, कुछ कह रहे हो?